हमारे स्टोरी की स्टार्ट एक ब्यूटीफुल सीनरी से होती है, जहां आसमान में एक ब्राइट मून और कई स्टार्स होते हैं, जिनकी लाइट में हमें एक माउंटेन पीक और कई स्मॉल माउंटेन्स पीक रात में क्लियरली दिख रहे होते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक पर एक सेक्ट लोकेटेड होता है, और वहीं माउंटेन पीक के नीचे कई स्मॉल हाउस होते हैं, जो शायद डिसिपल्स के पर्सनल यूज के लिए होते हैं। इन्हीं में से एक में हमारा मैन लीड कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वह पसीने से तरबतर होकर अपनी आंखें खोलता है, और हमें हमारे मैन लीड का नाम मैंग हाओ बताया जाता है। तो अब से हम उसे मैंग हाओ कहेंगे। मैंग हाओ खुद के बारे में बताता है। वह कहता है, मैं एक ऑर्डिनरी स्कॉलर हूं। जब मैं चाइल्ड था तो मेरे पेरेंट्स एक साथ घर छोड़कर चले गए, और तब से मैंने उनके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी। किसी पर निर्भर न होने के कारण मैंने पोएम्स और बुक्स का अध्ययन मन लगाकर किया। मेरे पढ़ाई करने का गोल्स इंपीरियल एग्जाम पास करके खुद को एक अच्छी लाइफ देने का उद्देश्य था। अपने गोल्स के लिए मैंने अपने मेन फैमिली रेसिडेंस को बेच दिया। मैंने शार्क झाओ से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था, और मैंने लगातार 3 वर्षों तक परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट मैं हर बार फेल हो गया। मैं उस समय इंपीरियल एग्जाम को छोड़ना चाहता था और शांतिपूर्वक एक मजदूर के रूप में काम करना चाहता था। लेकिन सिटी के नॉर्थ में बैक माउंटेन पर मेरी मुलाकात वांग युकाई से हुई, जो माउंटेन के बीचों बीच क्लिफ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो उससे पूछा, क्या तुम लीफोगुई हो? तुम वहां कैसे पहुंचे? उसकी आवाज सुनकर लीफोगुई कहता है, स्कॉलर मेंग, कृपया हमें जल्दी बचाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और मैं इस बात से हैरान था कि वे क्लिफ के नीचे कैसे पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक क्लिफ के नीचे से बहुत तेजी से कोई ऊपर की तरफ आया और मेरी साइड से निकला। मैं तो इतनी तेजी देखकर शॉक था। तभी किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, जिसकी एज मुझसे थोड़ी ज्यादा होगी। वह मुझसे कहती है, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है। चूंकि तुम स्वयं यहाँ आए हो, इसे अपना सौभाग्य, तुम अपना फॉर्च्यून समझो। वैसे भी हमारे पास एक पर्सन कम था, इसलिए तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। इतना सुनकर मैं अनकॉन्शियस हो गया, और जब मैं वापस से जागा तो मैंने खुद को काओशान सेक्ट नामक एक कल्टीवेशन सेक्ट में पाया। इंपीरियल एग्जाम में फेल होने और अपने भविष्य के लिए कोई आशा न होने के कारण भाग्य के एक मोड़ से मैं इमॉर्टल कल्टीवेशन के पाथ पर चल पड़ा। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया, मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूँ, और अब दूसरों का चेहरा देखते हुए नहीं जीना चाहता। मैं 4 सीज में घूमना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे चाइल्डहुड में अकेला छोड़ दिया है, ताकि मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकूं। मैं एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीना चाहता हूँ, भले ही ये कल्टीवेशन का पाथ हेवेंस तक का हो। सेक्ट में आने के 4th मंथ्स में मैंने QI कंडेंशन का फर्स्ट लेवल अचीव किया। हालांकि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन मैं फूलिश भी नहीं था। QI कंडेंशन का फर्स्ट लेवल अचीव करने के बाद एक सीनियर डिसिपल उस एरिया में आया जहां मैं और अन्य लेबर डिसिपल रहते हैं, और उनसे मुझसे कहा, अब से तुम लेबर डिसिपल नहीं हो। ये बात सुनकर मेरे आसपास खड़े हुए सभी डिसिपल मुझे शॉक्ड होकर देख रहे थे। कुछ तो मुझसे जेलस भी थे, क्योंकि वहां सभी का सपना होता है लेबर डिसिपल से आउटर सेक्ट का डिसिपल बनना। उस सीनियर डिसिपल ने कहा, मेंग हाओ, आज से तुम काओशान सेक्ट के आउटर सेक्ट के डिसिपल हो, माउंटेन्स की डायरेक्शन को फॉलो करके। सबसे पहले ट्रेजर पवेलियन में जाकर अपने लिए एक मैजिकल ट्रेजरम लो, और फिर नॉर्दर्न एज पर आउटर सेक्ट क्वार्टर में अपना रेसिडेंस खोजें। मेंग हाओ इस बात पर एग्री हो जाता है। सीनियर डिसिपल आगे कहता है, मेंग हाओ, तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स के रूप में मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि QI कंडेंसेशन मैनुअल का फर्स्ट पेज हमारे सेक्ट में सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल है। तुम्हें इसे मेमोराइज रखना चाहिए। मेंग हाओ उसे ग्रीट करके जवाब देता है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर कहता है, ठीक है, जाओ। और मेंग हाओ वहां से ट्रेजर पवेलियन की तरफ चला जाता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए वह QI कंडेंसेशन मैनुअल का फर्स्ट पेज को देख रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद वह अंततः ट्रेजर पवेलियन के सामने पहुंच जाता है, जहां उसके सामने 1-2 मंजिला एक पवेलियन होता है, जहां पहुंचने का रास्ता एक लकड़ी से बने ब्रिज से होकर जाता है। जब वह पहुंचता है तो पवेलियन के अंदर से आवाज आती है और कहती है, मेंग हाओ, तुम आउटर सेक्ट डिसिपल के रूप में प्रमोट हो गए हो। और तभी अंदर से एक बैग मेंग है की तरफ जाता है। आवाज वाला पर्सन आगे कहता है, ये एक स्टोरेज बैग है, जिसके अंदर पर्सनल क्वार्टर, ग्रीन रोप, स्पिरिट टोकन है, और ये सभी मैंग हाओ को प्रदान किए गए हैं। स्पिरिट टोकन के साथ तुम एक मैजिकल ट्रेजर प्राप्त करने के लिए पवेलियन में इंटर कर सकते हो। मैंग हाओ क्यूरियस होकर उस बैग को जल्दी से ओपन करते हुए खुद से कहता है, एक बैग जो अचानक अपीयर हुआ, इसके अंदर क्या है? मेंग है कि इस बात को सुनकर वह आवाज सोचती है, तुम यह भी नहीं जानते कि स्टोरेज बैग क्या है? आवाज आगे बताती है,
इस बैग में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जा सकती हैं। मैंने जो तुम्हें पहले बताया था सब कुछ अंदर है। जब वापस जाओ तो इसे देखो। पवेलियन पहले से ही खुला है। अपना मैजिकल ट्रेजर सेलेक्ट करने के लिए पहले अंदर जाए। आवाज के कहे अनुसार मेंग हाओ पवेलियन में इंटर कर जाता है, जहां कई प्रकार के ट्रेजर रखे होते हैं। पहली बार अपने चारों ओर इतने सारे ट्रेजर को देखकर मेंग हाओ पूरी तरह से शॉक्ड होता है। वह खुद से कहता है, इतने सारे ट्रेजर, यदि मैं अपने लिए एक सूटेबल ट्रेजर सेलेक्ट कर सकूं, तभी वह अपने सामने एक नॉर्मल से मिरर को देखता है और उसे बारीकी से देखते हुए खुद से बातें करने लगता है। यह दर्पण इतनी प्रमुख स्थिति में है, लेकिन यह ब्रॉन्ज मिरर देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसमें कोई प्रीसियस लाइट नहीं है तथा इसमें कुछ रस्ट भी लगी हुई है। हालांकि मिरर नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अपनी स्पेशल पोजीशन में रखे होने के कारण मेंग हाओ उसे लेफ्ट और राइट से देख रहा होता है। वह कहता है, ये मिरर अन्य ट्रेजर से यह बिल्कुल डिफरेंट है, और वह अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस मिरर को अपनी फिंगर से टच करता है। और जैसे ही वह टच करता है, तभी पवेलियन के ऊपर से एक सीनियर डिसिपल, जिसके हेयर गोल्डन होते हैं, नीचे जंप लगा देता है और मेंग हाओ से कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। चूंकि तुमने इस मिरर को लिया है, इसका मतलब तुम्हारा फॉर्च्यून इस मिरर के साथ जुड़ा है। उसे अचानक वह अपीयर होता देखकर मेंग है कुछ समय तक शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। तभी सीनियर डिसिपल सेफली ग्राउंड पर लैंड करके मेंग हाओ को ज्ञान देने लगता है कि ये मिरर हमारे पवेलियन का सबसे मिस्टीरियस ट्रेजर है। ऐसा कहा जाता है कि इसे प्राप्त करने के लिए न केवल ग्रेट अपॉर्चुनिटीज की आवश्यकता होती है, बल्कि ग्रेट लक की भी आवश्यकता होती है। सीनियर डिसिपल अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर मेंग है को आगे ज्ञान देता है, निश्चित रूप से जूनियर ब्रदर ऐसी क्वालिटीज वाला पर्सन है। इस मिरर के साथ हेवन और अर्थ पर रूल करना केवल समय की बात है। उसकी इतनी बड़ी बातें सुनकर मेंग हाओ का फेस अजीब हो जाता है और दोबारा से मिरर को चेक करने लगता है। वह कहता है, यह दर्पण। लेकिन तभी सीनियर डिसिपल अपने चेहरे पर बहुत ही खतरनाक स्माइल बनाकर मिरर को मेंग हाओ के हाथों में रख देता है। वह कहता है, जूनियर ब्रदर, इस मिरर को जज इस पर लगी रस्ट से मत करो। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर अपनी सादगी में अपनी वर्थ छिपाते हैं। वे जितने अधिक सिंपल दिखाई देते हैं, उतने ही अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इस ब्रोज के मिरर की हिस्ट्री बहुत समय पहले की है। ईयर्स ईगो वर्षों हेवन से लाइट की एक बीम गिरी और यह मिरर फॉर्म्ड हुआ। मिरर की इतनी ओल्ड हिस्ट्री जानकर मेंग हाओ उसे देख रहा होता है। सीनियर डिसिपल आगे बताता है, इसके अपीयर होते ही पूरे जाओ किंगडम में सनसनी फैल गई। हमारे सेक्ट एल्डर्स पैट्रियर्क काउशन ने इसे हेवन तक पहुंचने वाला ट्रेजर बताया। यद्यपि पैट्रियर्क कभी यह नहीं समझ पाए कि इस मिरर का यूज कैसे किया जाए, उन्होंने वह निश्चित थे कि यदि यह अपने डेस्टिन्ड पर्सन से मिल जाए तो वे दोनों मिलकर हेवन एंड अर्थ को भी डोमिनेट कर सकते हैं। जब मेंग हाओ को इस बारे में पता चलता है कि खुद सेक्ट के फाउंडर भी इस मिरर की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए, तो वह थोड़ा चिंतित होकर सोचने लगता है। जब कभी पैट्रियार्क को समझ नहीं आया कि इस मिरर का यूज कैसे करें, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह मिरर यूजलेस है? तो यह सीनियर ब्रदर इसे मुझे रिकमेंड करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इस बारे में उसे थोड़ा डाउट होने लगता है और वह कहता है, सोनियर ब्रदर, पैट्रियार्क काउशान हमारे सेक्ट के फाउंडर हैं। अगर वे भी इसे नहीं समझ पाए तो मैंने तो अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट की है, मैं इसके सीक्रेट को कैसे समझ सकता हूं? सीनियर ब्रदर जवाब देता है, जूनियर ब्रदर, आप गलत समझ रहे हैं। इसके सीक्रेटस को उजागर करने में पैट्रियार्क के फेल होने का कारण केवल इस ट्रेजर के हेवन डिफाइंग नेचर को ही प्रूव करता है। यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर अपने मास्टर को डेस्टिनी के थ्रू चूज करते हैं। क्या होगा अगर इस मिरर की डेस्टिनी तुमसे जुड़ी हो दोस्तों? इस सीनियर ब्रदर की स्माइल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारे मेन लीड को ये पुराना रस्ट लगा मिरर आज देकर ही रहेगा। सीनियर ब्रदर उसे बारे में आगे बताता है, वास्तव में तुमसे पहले भी कई डिसिपल ने यह मिरर लिया है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं बहुत ही फ्रेंडली हूं। मैं उन सभी को इसे प्रीसियस ट्रेजर को किसी अन्य ट्रेजर के लिए बदलने देता हूं। ये मेरा सभी डिसिपल को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी देने का एक तरीका है, लेकिन उनका आगे का लक उनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम एश्योर्ड रह सकते हो कि यदि तुम भी इसके सीक्रेट को नहीं समझ पाते हो, तो तुम इसे कभी भी ट्रेजर पवेलियन को रिटर्न कर सकते हो और कोई दूसरा ट्रेजर चुन सकते हो। लेकिन यह अवसर तुम्हारी लाइफ को भी बदल सकता है। यदि तुम इसे छोड़ देते हो और इस ट्रेजर का लक तुमसे जुड़ा होगा,
तुम्हें लाइफ टाइम इसका रिग्रेट रहेगा। मेंग है इस बारे में सोचता है, कुछ अनयूजुअल जरूर सस्पिशियस होगा। जब मैं इसे बदलने के लिए वापस आऊंगा तो इसके पास पक्का कोई दूसरी कहानी होगी। इस बारे में सोचकर जैसे ही मेंग हाओ मना करने के लिए अपना हैंड उठाता है और कहता है, लेकिन उससे पहले सीनियर ब्रदर्स उसे अपने पॉम से हिट कर देता है, जिससे कि वह आगे कुछ न कह सके। और हिट होने के बाद मेंग हाओ हवा में उड़कर दूर गिरता है और वहीं नहीं रुकता, बल्कि 3-4 बार रोल करके पवेलियन के बाहर जाकर रुकता है। और पवेलियन का मैं गेट धड़ाम की आवाज के साथ क्लोज हो जाता है और अंदर से सीनियर ब्रदर्स की आवाज आती है, अपने आउटर डिसिपल के पहले ही दिन सेक्ट के रूल्स को न तोड़ें। इस पवेलियन में एक बार सामान उठा लेने के बाद उसे नीचे वापस से नहीं रखा जा सकता। मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूं, इसीलिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, बस पवेलियन से बाहर फेंका है। यदि सचमुच इस मिरर के साथ तुम्हारी डेस्टिनी नहीं जुड़ी है तो उस सिचुएशन में तुम कभी भी इसे किसी अन्य ट्रेजर के बदले में एक्सचेंज के लिए आ सकते हो। मेंग हाओ के साथ जो अभी हुआ वह उस सदमे से ही नहीं उभर पाया होता है। वह तो पूरी तरह से स्पीचलेस होता है। जो उसके साथ अभी हुआ, पहले उसे जबरदस्ती एक रस्ट लगा मिरर दिया गया और जब रिफ्यूज करने की कोशिश की तो हिट करके पवेलियन से बाहर की ओर उड़ा दिया। इसके बाद सीन उसके रूम पर आता है जहां वह आउटर सेक्ट के कपड़े पहन रहा होता है। जब वह अपने सारे कपड़े पहन लेता है तो वह काफी अच्छा लग रहा होता है। वह थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट को याद करके खुद से कहता है, यहाँ के लोग लेबर क्वार्टर से ज्यादा विचित्र हैं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट लेबर क्वार्टर के से कहीं बेहतर है। अब से मैं मेंग हाओ युंजी काउंटी का स्कॉलर नहीं हूं और न ही लेबर। अब मैं काओ सहान सेक्ट का एक आउटर डिसिपल हूं। मैं अब से इमॉर्टल कल्टीवेशन के अपने पाथ पर चलूंगा। लेकिन तभी उसे अपनी विंडो के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जहां कोई नहीं नहीं कह रहा होता है, जिसे सुनकर मेंग हाओ तुरंत अलर्ट हो जाता है। जैसे ही वह विंडोज की तरफ देखता है तो वहां ढेर सारा ब्लड होता है, जिसे देखकर उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है और चेहरे से पसीना आने लगता है। मेंग हाओ खुद से पूछता है, वह हार्ट, ये तो ब्लड है। और तुरंत विंडो से बाहर देखता है जहां एक डिसिपल ने दूसरे डिसिपल को मार दिया होता है और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है, जिसके एक साइड ब्लड लगा होता है। वहीं दूसरा डिसिपल उसके पास में बैठकर बॉडी की तलाशी ले रहा होता है। वह उस मरे हुए डिसिपल की बॉडी को चेक करते समय कहता है, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अपने प्रीसियस ट्रेजर को ऑबिडेंटली हैंड ओवर कर दिया जाए? इस तरह कष्ट सहना बहुत बुरा है। अगर तुम मेरे सामने अच्छे से पेश आते तो शायद मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन तुमने यह नहीं किया। अब तुम अगली लाइफ में याद रखना कि अपने से स्ट्रांग लोगों को अपने ट्रेजर आसानी से दे दो, भले ही वह तुम्हारा हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेंग हाओ अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसे कोई वह डिसिपल नोटिस न कर सके। बट रियलिटी में अपने सामने पहली बार मर्डर देखकर वह थोड़ा डरा होता है और अपनी आज सुबह के उस समय को याद करने से नहीं रोक पाता जब सीनियर डिसिपल उसके पास आया था और उसे आउटर डिसिपल के रूप में प्रमोट किया था। तब सीनियर डिसिपल ने क्लियरली बताया था, जैसे ही तुम आउटर सेक्ट में इंटर करोगे मुझे तुमको आउटर सेक्ट के रूल्स बताने होगा। हमारा काओशान सेक्ट कभी जाओ किंगडम के 4 ग्रेट सेक्ट में सबसे मेन सेक्ट था। हमारे सेक्ट के रूल्स बहुत ही रूथलेस हैं। हम डिसिपल की लॉयल्टी की केयर नहीं करते और डिसिपल्स को एक दूसरे की लड़ाई के दौरान मर्डर करने की परमिशन देते हैं। इसीलिए हम झाओ किंगडम के डेमन सेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि आउटर सेक्ट के डिसिपल्स को मंथली स्प्रिट स्टोन्स और पिल्स प्रोवाइड पकी जाती हैं, फिर भी हम डिसिपल्स के बीच डकैती, रॉबरी या डाइट को फॉरबिड नहीं करते हैं। यहां तक कि एक पब्लिक एरिया को मैनली किलिंग जोन के रूप में भी डेजिग्नेटेड किया गया है। इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इस सब के बारे में दोबारा सोचने के बाद मेंग हाओ की आंखें डर के कारण बड़ी हो जाती हैं। वह खुद से कहता है, इसका मतलब सीनियर ब्रदर मुझे उस समय डरा नहीं रहे थे, बल्कि सच कह रहे थे। मैं पहले पिक्चर बुक्स रीड करता था और सोचता था कि इमॉर्टल्स सेज और जेड के समान जेंटल होते हैं, लेकिन यह काओशान सेक्ट पूरी तरह से कुत्ते खाओ कुत्ते वाला है। एक बैंडिट्स का होम है जहां पावरफुल पर्सन ही रूल कर सकते हैं। मेंग हाओ इस बारे में डीपली सोचकर खुद को दिलासा देता है, मुझे भी तो एक सर्वेंट के रूप में पकड़ लिया गया था, तो फिर मैं उनसे जेड की तरह सॉफ्ट होने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? फिर वह टेबल पर रखे अपने मिरर की ओर देखता है और उसे लेकर चेक करते हुए सोचता है, इस कंडीशन में शायद यह बुरा नहीं है कि इस मिरर का यूज अननोन है। अगर मैंने एक पावरफुल मैजिकल ट्रेजर चूज किया होता तो मैं शायद अन्य लोगों का टारगेट बन सकता हूं, और उस कंडीशन में मेरे साथ बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता है। रॉबरी पर आधारित एक सेक्ट में पावरफुल और पावरफुल बनता है, वीक लोग और वीक बनते हैं।
अगर मैं यहाँ जीवित रहना चाहता हूँ तो मेरा एकमात्र रास्ता है कि मैं और अधिक पावरफुल होता जाऊं। एपिसोड की स्टार्ट न्यू मॉर्निंग से होती है। जा सेक्ट में कई सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल मेंग हाउ को देखकर अपने साइड में खड़े हुए दूसरे डिसाइपल से कहता है, क्या वह नया आउटर सेक्ट डिसिपल है? दूसरा डिसाइपल जवाब देता है, उसने वह टूटा हुआ मिरर चूज किया है, तो फिर उससे लूटने लायक कुछ भी चीज नहीं है। वहीं दूसरे ग्रुप में खड़ा एक डिसाइपल अपना मुंह फुलाते हुए साइड वाले से कहता है, एक यूजलेस वेस्ट जिसके साथ फाइट करना भी लायक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेंग हाउ खुद से कहता है, फॉर्च्यूनेटली इस मिरर को सभी जानते हैं कि यह यूजलेस है। कम से कम पिछले कुछ दिनों में मुझे परेशान करने कोई नहीं आएगा। आउटर सेक्ट में एंटर करने के बाद भी कोई मास्टर मेरी केयर नहीं करता। मैं अभी भी अपनी कल्टीवेशन के लिए केवल इंट्रोडक्टरी क्यू आई कंडेंसेशन स्क्रॉल पर ही निर्भर हूँ। हाल ही में मेरी कल्टीवेशन रुक सी गई है। क्यू आई कंडेंसेशन के सेकेंड लेवल से आगे मोर्टल बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेवल की कंपेयर में क्यू आई की खपत कई गुना बढ़ जाती है। मेरी योग्यता के अनुसार सेकेंड लेवल तक पहुंचना ही कम से कम 1 या 2 साल लेगा। जहां तक थर्ड लेवल की बात है, उसे पाने में तो इससे कई गुना अधिक समय लगेगा। ये स्पीड तो बहुत ही स्लो है। इसीलिए कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाने और समय कम करने के लिए कल्टीवेटर्स को पिल्स या स्पिरिचुअल स्टोन्स पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन जिन नए लोगों के पास इन प्रीसियस चीज़ों को पाने का कोई सोर्स नहीं होता, वे जैसे ही स्पिरिट स्टोन हासिल करते हैं, उन्हें सेक्ट के अंदर कोई ना कोई लूट ही लेता है। क्या यह एक दुष्चक्र में ट्रैप्ड हो जाने जैसा नहीं है? क्या ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर जगह वेनेमस लोग ही बने, जो थोड़े से प्रॉफिट के लिए दूसरों को मारने से बिल्कुल भी ना हेसिटेट करें? क्या केवल वही लोग जो दूसरों से रिसोर्स छीन सकते हैं इनर सेक्ट में प्रवेश पा सकते हैं? तभी अचानक उसके पीछे के डिसिपल तेजी से दौड़कर आगे जाने लगते हैं और उनमें से कुछ डिसिपल अपने साथ वालों से कहते हैं, चलो चलो जल्दी चलो, आज सेक्ट में पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, आउटर सीट के सेंट्रल प्लेस की ओर जल्दी चलो। वहीं सेक्ट में सभी डिसाइपल को पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर मेंग हाउ भी अलर्ट हो जाता है और धीमी वॉइस में कहता है, पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और वह भी उनके साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां डिसिपल अपने सामने स्टेज पर खड़े लोगों को देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि असल में पिल्स तो स्वयं शांगुआन अंकल मास्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ तो सीनियर सिस्टर शू और सीनियर ब्रदर चेन भी आए हैं। वे दोनों ही इनर सेक्ट के डिसाइपल हैं। ऐसा सीन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या इस बार कोई स्पेशल पिल दी जाने वाली है? एक अन्य डिसाइपल जवाब देता है, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। देखो, यहां तक कि आउट सेक्ट के सीनियर ब्रदर हान भी आ गए हैं। वे आउटर सेक्ट में सेकंड प्लेस पर हैं और पहले ही क्यू आई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर वे 7th लेवल तक पहुंच गए तो उन्हें अपने आप इनर सेक्ट के डिसाइपल के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा। अफसोस की बात है कि सीनियर ब्रदर वांग तेंगफेई यहां नहीं है। उनका टैलेंट ऐसा है कि वे तो इन चीप पिल्स की केयर भी नहीं करेंगे। वहीं उन्हीं डिसिपल के बीच में मेंग हाउ खड़ा होता है। जब वह स्टेज पर खड़े 3 लोगों में से सीनियर सिस्टर शू को देखता है तो अपने आप से कहता है, ये तो वही गर्ल है जिसने मुझे उस समय कैप्चर किया था। मेंग हाउ के पीछे 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ, आज तो अच्छा सो देखने को मिलेगा। जब भी पिल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उससे पहले उन्हें 12 आवर्स के लिए सील्ड कर दिया जाता है। हाँ, और जैसे ही 12 आवर्स पूरे होते हैं, लोग उन्हें पाने के लिए ब्लडी फाइट शुरू कर देते हैं। मेंग हाउ जब इस बारे में सुनता है तो वह खुद से ही क्वेश्चन करता है, क्या अगर पिल्स तुरंत खाई नहीं जा सकती तो जाहिर है हर कोई उसे छीनने की कोशिश करेगा। मेंग हाउ इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि यह कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, ये तो डिसाइपल्स के बीच एक और इंटरनल कंपटीशन करवाने का एक हिडन वे है। तभी शांगगुआन अंकल मास्टर जोर से चिल्लाकर सभी डिसाइपल्स को साइलेंट रहने को कहते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं शांगगुआन शिव हूं। आज मैं यहां पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हूं। आप में से हर किसी को एक कंडेंसिंग स्पिरिट पिल और आधा स्पिरिट स्टोन मिलेगा। इतना कहकर वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके सभी को पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है और पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स सभी के पास हाथों में जाने लगती हैं, जिसे पाकर सभी डिसिपल खुश हो रहे होते हैं। वहीं हमारा मेंग हाउ जब अपने हाथों में पहली बार पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स देखकर सोचता है तो यही वह स्पिरिट स्टोन और पिल है। इतनी छोटी, बस उंगली के नाखून जितनी, लेकिन वाह कितनी ब्राइट और ट्रांसपेरेंट। देखते ही कोई भी कहे मन, मुझे यह चाहिए। और ये पिल्स पर जो हल्का सा अजीब निशान बना है, अरे यही तो वो 12 आवर्स की सील है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे इन 2 ट्रेजर के साथ। अब मैं आखिरकार अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ा सकता हूं।
मुझे इन्हें बहुत सावधानी से संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई इन्हें मुझसे छीन न ले। शांगवान शू मास्टर एक येलो कलर की स्पेशल पिल को निकलकर सभी का ध्यान उस पर करने के बाद कहता है, और इसके मंथली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और चीज ये है। ड्रॉट स्प्रिट पिल इस नई पिल्स के बारे में पता चलने पर डिसिपल आपस में गॉसिप करने लगते हैं। जो पिल अलग से दी जा रही है वह असल में ड्रॉट स्पिरिट पिल है। ये QI कंडेंसेशन के 5th लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स के लिए एक प्रीसियस ट्रेजर है। ये पिल्स सैक्ट के पास इतनी ज्यादा नहीं होंगी, फिर भी वे इसे हमें दे रहे हैं। जैसे ही यह पिल अपीयर हुई, अब पता नहीं इस बार आउटर सैक्ट में कितने लोग मरेंगे। मेंग हाओ खुद से कहता है, मुझे किसी भी पिल से फर्क नहीं पड़ता, बेहतर यही है कि सब फाइट करते रहें और मैं इस मैटर से पूरी तरह से बाहर रहूं। वह अपने रिसोर्स को कस के पकड़कर अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बनाकर खुद से कहता है, तुम दोनों लिटिल ट्रेजर ही मुझे चाहिए। शांगग्वान मास्टर आगे बताता है, असल में आज ऐसी कोई पिल बांटी जानी नहीं थी, लेकिन यह सुनकर कि इस महीने एक लेबर डिसिपल आउटर सैक्ट में प्रमोट हुआ है, इससे यह ओल्ड मैन बहुत प्रसन्न हुआ। अगर हर महीना ऐसा ही होता तो काओशान सैक्ट जल्द ही पावरफुल हो सकता है। इसलिए मैं यह पिल उस डिसाइपल को इनकरेज करने के लिए दे रहा हूं। इस न्यूज को सुनने के बाद मेंग हाओ स्तब्ध हो जाता है। वहीं वह ड्रॉट स्पिरिट पिल उसकी ओर बढ़ने लगती है और जाकर मेंग हाओ के हाथों में रुकती है। अपने हाथों में इतनी प्रीसियस पिल को देखकर और इसके कंसिक्वेंसेस सोचकर पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो जाता है। वह कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत ही टेरिबल है। वहीं कोई डिसिपल मेंग हाओ की ओर इशारा करके कहता है, उस डिसिपल की तो हालत ही खराब होने वाली है। लास्ट टाइम QI कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर मौजूद किसी डिसाइपल को वही पिल दी गई थी, लेकिन उसने एक पल के लिए उस पिल को दूसरों को देने के लिए हेसिटेट किया। इतने टाइम में ही सीनियर ब्रदर जाओ वुगांग, जो इसे छीनने में असफल रहा था, ने गुस्से में आकर उसे पब्लिक प्लेस में खींचकर उसका सिर काट दिया। हम देख पाते हैं मेंग हाओ में पिल को देखकर उसके चारों तरफ खड़े डिसाइपल उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल डिमांड की तरह होती हैं और वे सभी मेंग हाओ को भूखे जॉम्बीज की तरह सेंटर में घेरे होते हैं। और हम उनकी आवाजों को भी सुन पाते हैं जो कि कहते हैं, लिटिल ब्रदर, वो पिल मेरी तरफ फेंक दो, वरना तुम बाद में रिग्रेट करोगे। अगर तुम इसे सौंपने की हिम्मत नहीं करते तो आज से 1 साल बाद यही तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी। लिटिल ब्रदर, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे दो, मैं आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मूर्ख मत बनो, इसे हमें दे दो, ज्यादा मत सोचो, तुम इसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। हजारों डिसिपल के बीच खड़ा हमारा मेन लीड एक लॉयन की तरह लग रहा होता है, जो हजारों वोल्फ से घिरा हो, जिनकी क्वांटिटी ही उनकी पावर हो, लेकिन वे सिर्फ लॉयन के डोमिनेटिंग ऑरा से डरे हों और उस पर अटैक करने से हेसिटेट कर रहे हो। लेकिन हमारी इमेजिनेशन के अपोजिट वह तो रियलिटी में एक छोटा बच्चे की तरह होता है, जिसे कोई भी बुली करके चला जाए। उस भीड़ से बस एक ही टाइप की आवाज आ रही होती है, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे। वहीं हम सैक्ट में एक माउंटेन पीक को देखते हैं, जहां कोई एन सभी चीजों को देख रहा होता है और कहता है, नेफ्यू शांगुआन ने लाइन क्रॉस कर दी है। बोलने वाला एक ओल्ड मैन होता है जो शायद सैक्ट का कोई एंसेस्टर होता है, और वह ये सब अपने सामने बैठे दूसरे ओल्ड मैन से कह रहा होता है। वह आगे कहता है, एक नॉर्मल न्यूबी डिसाइपल को इसी प्रीसियस पिल को देना, जो इसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, असल में उसको हार्म करने जैसा है। दूसरा ओल्ड मैन आह भरते हुए कहता है, तुम और मैं सैक्ट के मैटर्स में दखल देने की स्थिति में नहीं है। हम केवल पैट्रियार्क काओशान द्वारा छोड़े गए रूल्स को फॉलो करते हैं। यह साफ तौर पर अन्यायपूर्ण है, पर रिसोर्स लिमिटेड है। किसी का बाकी रहना या मरना पूरी तरह उसके लक पर निर्भर करता है। यह कल्टीवेटर्स की दुनिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रही। इसके अतिरिक्त पैट्रियार्क के सिक्लूशन में जाने से पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था कि डिसाइपल्स के बीच कंपटीशन के ये क्रूएल रूल्स कभी नहीं बदले जाने चाहिए। कौन जाने पैट्रियार्क फिर कब अपीयर होंगे, क्या तुम उनकी वापसी तक इन रूल्स को बदलने की हिम्मत करोगे? पहला वाला ओल्ड मैन इस पर कहता है, हाँ, ये तो बस एक चाइल्ड है, इसलिए सभी चीजों को ऐसे ही रहने दो। वहीं मेंग हाओ अपने हैंड को रेज करके कहता है, इस डिसाइपल को कुछ कहना है, और वह कहता है, काओशान सैक्ट में आने और इसके इमोर्टल ऑरा को फील करने का मौका पाना पूरी तरह किस्मत की बात है। मैं उस पर्सन का बहुत ग्रेटफुल हूं जिसने मुझे ये मौका दिया। मैंने दिन रात यही चाहा है कि मैं उन्हें फिर से देख सकूं और खुद जाकर उनका धन्यवाद कर सकूं, और आज आखिरकार वह मोमेंट आ ही गया। वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर शू हैं। जब शू मेंगहाओ को अपना नाम लेते सुनती है तो वह भी उसकी ओर देखने लगती है। मेंगहाओ शू के सामने ग्रीट करके उसे अपनी पिल ऑफर करता हुआ कहता है, सीनियर सिस्टर,
मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जिसने मुझे इस सेक्ट में आने का चांस दिया। मेरे पास आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं यह पिल आपको अपनी लाइफ सेव करने के बदले में अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ। इतनी प्रीसियस पिल को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाते देखकर डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वे इसे रोक भी नहीं सकते और कहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। इतनी ओपनली पिल को हैंडओवर कर देना, वो भी किसी इनर सेक्ट के एक डिसाइपल को। अब कौन इसकी खातिर लड़ने की हिम्मत करेगा? इतना आसान तरीका था, फिर मैंने उस वक्त ये सोचा ही क्यों नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि मैंने ये चाल नहीं चली। मैं बुरी तरह घायल हो गया और 3 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं सका। सारे डिसाइपल मेंग हाओ को इतनी इसीलिए सिचुएशन से पीछे छोड़ते देख अपने आप को फूल समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वहीं शू शांगगुआन मास्टर से पिल को लेने की परमिशन मांगती है। शांगगुआन मास्टर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, चूंकि वह काइंडनेस का बदला चुकाना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा कर सकता है। परमिशन मिलते ही शू पिल को एक्सेप्ट कर लेती है और वह पिल उसके द्वारा कंट्रोल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिल लेने के बाद शू मेंग हाओ की ओर फिंगर पॉइंट्स करके कहती है, कई साल पहले जब मैं आउटर सेक्ट में थी, मुझे साउदर्न माउंटेन पीक पर एक केव एलोकेट की गई थी। तुम वहां रह सकते हो। मेंग हाओ जल्दी से एक स्माइल लाकर शू को धन्यवाद देता है। वहीं आसपास के डिसाइपल इस बात को सुनकर बातें करने लगते हैं। सीनियर सिस्टर शू की गुफा निवास। यह पर्सन तो सच में बहुत भाग्यशाली है। कहा जाता है कि वहां स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी क्वांटिटी में है। पूरे सेक्ट में ऐसी जगहें बहुत कम हैं। उसने कहा कि उधार लो, लेकिन असल में यह तो साफ तौर पर एक गिफ्ट है। सिर्फ उधार कह देने से उसने अनगिनत लोगों की जूलसी और डाउट्स दोनों को दूर कर दिया। सच में उसे पिल देना पूरी तरह सही कदम साबित हुआ। धिक्कार है, मैंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं सोचा। इस तरह से मिसफॉर्च्यून को फॉर्च्यून में बदलते हुए देखकर दोनों एंसेस्टर्स हंसने लगते हैं और उनमें एक कहता है, यह लिटिल फेलो तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी अभी सेक्ट में इंटर हुआ है और पहले ही सरवाइव करना और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना सीख गया। क्या यह उसकी नेचुरल हैबिट है? इतने कम समय में उसने काओशान सेक्ट का ट्रू नेचर समझ लिया। ये लड़का अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा। इसके बाद मेंग हाओ उस केव के बाहर आ जाता है और अपने हाथ में पकड़े जेड स्लिप को देखकर कहता है, सीनियर सिस्टर शू ने जो जेड की स्लिप दी थी वही उस स्टोन के दरवाजे की होनी चाहिए। और वह स्पिरिचुअल एनर्जी से की को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दरवाजा ओपन होने लगता है और केव के अंदर से डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होने लगती है। मेंग हाओ केव के अंदर चला जाता है, जहां एक पर्सन के रहने के लिए सब कुछ उपलब्ध होता है। क्यूआई के फ्लो को फील करने पर वह खुद से कहता है, कितनी अबंडेंट क्वांटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह बहुत अच्छा है। यही तो वह जगह है जहां इमर्टल्स लोग रहते हैं। और वह आगे जाकर एक वॉल्केनो टाइप के स्ट्रक्चर के पास जाकर उसे देखने लगता है, जिससे कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। मेंग हाओ सोचता है, यहां तो एक स्प्रिट स्प्रिंग भी है। हालांकि यह स्प्रिंग छोटा है और लगभग सूख चुका है, इसलिए यह क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd या 4th लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन मेरे लिए, जो अभी क्यूआई कंडेंसेशन के 1st लेवल पर हूं, यह स्थान फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। इस प्लेस का प्राइस वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह तो एक ड्रॉट स्पिरिट पिल से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। सीनियर सिस्टर शू का उपहार वाकई बहुत उदार है। इसके बाद हम अगले दिन का सुबह का सीन देखते हैं, जहां मेंग हाओ ने पूरी रात कल्टीवेशन की होती है और वह जब जागता है तो उसकी पूरी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। अपनी बॉडी में आए चेंजेस को फील करने पर मेंग हाओ एक्साइटेड हो जाता है और खुद से कहता है, इस प्लेस पर एक रात में प्राप्त रिजल्ट लगभग 2 महीने की कल्टीवेशन के बराबर हैं। अगर मैं इस तरह कुछ और बार कल्टीवेशन जारी रखूं तो मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और 2nd लेवल पर पहुंचकर मैं आखिरकार पहली इमोर्टल टेक्निक का उपयोग कर सकूंगा, जो क्यूआई कंडेंसेशन स्क्रॉल में रिकॉर्ड है। जब वह स्प्रिंग को देखता है तो पता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम होती है। वह कहता है, लेकिन इस केव में स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले जैसी नहीं है। मैंने इसे शायद कल रात पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। फिर भी यहाँ जो स्पिरिट स्प्रिंग है, समय के साथ इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से डेंस हो जाएगी। और वह खड़ा होते हुए खुद से कहता है, मुझे उस लिटिल फैटी को देखे हुए काफी समय हो गया है, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। इसके बाद वह अपने प्लेस से बाहर आ जाता है और लिटिल फैटी के पास जाने लगता है। मेंग हाओ कहता है, इस केव के साथ मुझे अब रात में फैंटल अटैक होने का डर नहीं रहेगा। अगर मैं स्पिरिट स्प्रिंग का उपयोग करके कल्टीवेट करूं तो मैं अपने ही लेवल के अन्य कल्टीवेटर्स की कंपेयर में तेजी से पावरफुल बन जाऊंगा। समय के साथ मुझे अब हर किसी से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ महीनों बाद मैं ट्रेजर पवेलियन में जाऊंगा और इस ब्रोकन मिरर को किसी और चीज के लिए बदल दूंगा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे साइड की झाड़ियों में से किसी का मूवमेंट होना दिखता है और वह वहां देखने लगता है और गैस करके कहता है यह कोई विल्ड चिकन या रैबिट होगा। मैं इसे पकड़ लूंगा और उस लिटिल फैटी चाइल्ड के लिए कुछ डिलीशियस बनाऊंगा। इतना कहकर वह अपना मिरर वापस रख लेता है और तेजी से दौड़कर उस ओर जाने लगता है। मेंग हाओ लिटिल फैटी के बारे में बताता है। लिटिल फैटी का सरनेम ली है तथा उसका रियल नेम फुगुई है। वह सिटी के एक वेल्थी मर्चेंट का सन है। उसे छीन लिया गया और सीनियर सिस्टर शू द्वारा मेरे साथ काओशान सेक्ट में लाया गया। हम दोनों को एक ही रूम मिला था और साथ में मजदूरी का काम सौंपा गया। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे तो अपने फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड को इनहेरिट करना था, एक मास्टर बनकर रहना था, कई वाइफ और कंक्यूबाइन रखनी थी। मुझे यहां मजदूरी नहीं करनी चाहिए थी। शुरू में मैंने सोचा था कि लिटिल फैटी बस एक अलसी बिगड़ा अमीर बच्चा है, लेकिन असल में वह दिल का अच्छा और लॉयल पर्सन निकला। लिटिल फैटी ने मुझसे कहा था, तुम अपनी किताबों पर थोड़ा और ध्यान दो। जब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लो तो क्यों ना मैं हमारे लिए खाने के एक कुछ शिकार पकड़ लाऊं। मैंने भी उसकी बात पर सहमति दे दी थी। उसने लकड़ी काटने के ज्यादातर काम में मेरी मदद की, जिससे मुझे बाकी मजदूरों की तुलना में सेक्ट की शुरुआती टेक्निक QI कंडेंसेशन स्क्रॉल को स्टडी करने के लिए ज्यादा समय मिला। इसी तरह मैं 4 महीनों के भीतर QI कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल तक पहुंच सका। इसके अलावा उस लिटिल फैटी के पास एक राज भी है। जब उसे बहुत भूख लगती है तो वह नींद में चलने लगता है और जो भी चीज सामने आती है उसे काटने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि उसके दांत बहुत ही स्ट्रांग हैं। वह अपने दांतों से एक ठोस लकड़ी की मेज का कोना काट सकता है। उसके दांत सिंपल नहीं लगते। शायद उसे उसके इसी टैलेंट की वजह से पकड़ा गया हो और इस सेक्ट में लाया गया हो। हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा निश्चित नहीं हूं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां मेंग हाओ उसी तरफ देखकर मन ही मन गेस कर रहा होता है यह शायद एक चिकन हो या कोई वाइल्ड रैबिट। मैं उसी एक को पकड़कर लिटिल फैटी को खिलाऊंगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह उसे आखिरकार पकड़ लेता है और कहता है, तो यह एक चिकन है मेंग हाओ। काफी खुशी भी लग रहा होता है उस चिकन को पकड़ने के बाद। वहीं दूसरी तरफ चिकन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और लिटरेरी उसकी आंखें बहुत ज्यादा बाहर की ओर आ जाती है। वह जोर जोर से चीख रहा होता है, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। उसे देख ऐसा लग रहा होता है कि आज मेंग हाओ उसका चिकन सूप बनाकर ही रहेगा। तभी उसके कपड़ों के पीछे छिपा मिरर अचानक से रिएक्ट करता है और उस चिकन के गोटे ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उस चिकन हर तरफ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। ऐसा होता देख मेंग हाओ बहुत ही अजीब तरीके से उधर देखने लगता है। वहीं वो चिकन तो सुबह की 4 बजे की तरह बांग देने लगता है। ये सीन काफी फनी भी लग रहा होता है। मेंग हाओ खुद से कहता है, क्या चल रहा है? क्या इस चिकन के गोटे अपने आप फट गए? नहीं, क्या यह मेरी वजह से है? मेरे कपड़ों में कुछ गर्म गर्म फील हो रहा है और वह अपने मिरर को अपने कपड़ों से निकाल लेता है और कुछ सोचकर एक और तेजी से दौड़ने लगता है, जहां उसे रास्ते में एक रैबिट मिलता है और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उससे पहले रैबिट वहां से भाग पाए, मेंग हाओ अपना मिरर उसकी तरफ कर देता है। मिरर में रैबिट की इमेज बनते ही उसके गोटे ब्लास्ट भी चिकन की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं और वह वहीं मारा जाता है। इसी तरह मेंग हाओ एक फॉक्स स्क्विरल को भी मार देता है। पहली बार मिरर का यूज जानने पर उसकी आंखें खुशी से चमक रही होती हैं और चारों तरफ गोटों का ब्लड पड़ा होता है। और हमें पता चलता है कि थोड़े ही समय में मेंग हाओ ने बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया होता है, जिसमें बोर, वोल्फ, डियर, लॉयन, मंकी जैसे एनिमल्स भी होते हैं। इन सब को देखकर वह खुद से कहता है, इतना ब्रूटल। ये मिरर सच में एक ट्रेजर होना डिजर्व करता है। मेंग हाओ मिरर को देखते हुए सोचता है, बस इस ट्रेजर की एक अजीब आदत है, ये एनिमल्स की गोटों को ब्लास्ट कर देने जैसा काम करता है। इसके बाद वह अपनी केव में वापस आ जाता है और बिस्तर पर बैठकर आज की हंटिंग के बारे में याद करके कहता है, इसने 5 बार टाइगर के गोटे और 2 बार वोल्फ के गोटों को ब्लास्ट किया, लेकिन यह पाइथन या रिवर फिश पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी जिस क्रिएचर की बॉडी पर स्केल्स होते हैं उस पर यह असर नहीं करता, लेकिन जिस पर घने फर हैं उस पर यह विशेष रूप से काम करता है। इसका तो शौक और भी अजीब निकला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिम्सन फ्लेम डेमन ऐप, जो कि QI कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर था और देखने में काफी विशाल लग रहा था, यहां तक कि उसके गोटे भी इस मिरर से नहीं बच सके। नो डाउट ये मिरर एक यूनिक मैजिकल ट्रेजर होगा। मेंग हाओ इस सब के बारे में अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है। वह मिरर को वापस देखने से खुद को रोक नहीं पाता और मिरर को देखते हुए कहता है, यह अब पहले से नया सा क्यों दिख रहा है?
इस पर लगी रस्ट के निशान तो साफ तौर पर हल्के पड़ गए हैं। वह एक डेंजरस लुक बनाकर मिरर से कहता है, आखिर तू गोटे ब्लास्ट करने का इतना शौकीन क्यों है? लेकिन कोई ना, आज तू मेरे लिए लकी है तेरी वजह से। मुझे ये क्यू आई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल का डेमन कोर मिला है। और हम देखते हैं मेंग हाओ के हाथों में एक पिल की शेप का डेमन कोर होता है। उसके सारे ट्रेजर उसके टेबल पर रखे होते हैं, जिन्हें देखकर वह खुद से क्वेश्चन करता है। सैक्ट से मिली स्पिरिट कंडेंसिंग पिल, यह कीमती मिरर, सेकंड लेवल का डेमन कोर और सैक्ट से मिला आधा स्पिरिट स्टोन, यही सब कुछ है जो मेरे पास है। एक नए डिसिपल के लिए जिसने अभी अभी प्रवेश लिया है, ये काफी अच्छा माना जा सकता है ना? मेंग हाओ पिल और डेमन कोर को देखने लगता है और सोचता है, मुझे इनमें से पहले क्या लेना चाहिए। और वह डिसाइड करता है कि पहली बार मुझे संभवतः वही लेना चाहिए जो सैक्ट ने मुझे दिया था। इतना कहकर वह डेमन कोर को नीचे रखकर पिल को निगल लेता है। मेंग हाओ सोचता है तो यही एहसास होता है। पिल शरीर में जाते ही तुरंत घुल गई और धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की लहरों में बदलकर पूरे शरीर में फैल जाती है। पिल के डिसॉल्व होते ही वह कल्टीवेट करने लगता है ताकि उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में पूरी तरह मिला सके। पिल की एनर्जी को सही से यूज करने के बाद वह डेमन कोर को भी निगल लेता है, जिसकी पावर को फील करके उसे पसीना आने लगता है। वह सोचता है, इसका मतलब डेमन कोर काफी पावरफुल होता है और इसे डायरेक्ट नहीं निगला जाता। ये सोचकर वह जल्दी से अपने बेड की तरफ भागता है और वहां बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। पूरे 1 घंटे कल्टीवेट करने के बाद उसकी पी पूरी बॉडी से गंदगी एक ब्लैक गैस के रूप में बाहर निकलने लगती है। गंदगी को बाहर निकलता देख कहता है, इसका मतलब डेमन कोर ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका होता है। मेंग हाओ भी अपने अंदर ये सब फील कर पा रहा होता है। वह खुद से कहता है, मैं लापरवाह हो गया था, लेकिन आखिरकार ये खत्म हो गया। इस डेमन कोर की स्पिरिचुअल एनर्जी तो स्पिरिट कंडेंसेशन पिल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही ये मेरे शरीर में इंटर हुई, इसने मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की पावरफुल वेव से ब्लास्ट किया और मेरी पूरी बॉडी तुरंत ही इस एनर्जी से फुल हो गई। मुझे लगातार कल्टीवेशन करनी होगी ताकि इस ऊर्जा से संघर्ष करते हुए इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सकूं। अगर मैंने जरा भी ढिलाई बरती तो यह स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी शरीर के स्मॉल होल से बाहर आने लगेगी और बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। यह धुंधली गैस क्या है? क्या ये मेरे शरीर की इम्प्यूरिटीज हैं? मुझे याद है, मैंने इसके बारे में क्यू आई कंडेंसेशन स्क्रॉल में पढ़ा था। जब कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी रोक टोक के बॉडी में फ्लो करने लगती है तो उसकी बॉडी प्योर हो जाती है, यानी बॉडी की सारी इम्प्यूरिटीज, वीकनेस और मोर्टैलिटी बाहर निकल जाती है। यह उस प्रक्रिया का संकेत है जहां कल्टीवेटर्स अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से ऊपर उठने लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या यह क्यू आई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर संघनन का दूसरा स्तर हो सकता है। इसके बाद वह बेड से उतरने लगता है और सोचता है, इस डेमन कोर का प्रभाव वास्तव में इतना अच्छा है। यह शर्म की बात है कि डेमन बीस्ट मिलना आम नहीं है, अन्यथा मैं इस अपने मिरर पर भरोसा कर सकता था कि मैं डेमन कोर खाकर हमेशा अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। कितने दुख की बात है। ये सोचते हुए जब वह टेबल के पास पहुंचकर मिरर को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे मिरर के ऊपर एक और डेमन कोर दिखता है, जिसे फिर से देखकर वह शॉक हो जाता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैंने डेमन कोर को अभी अभी एब्जॉर्ब नहीं किया था? तो फिर ये से यहाँ कैसे क्या हो रहा है? यहाँ एक और डेमन कोर क्यों है? क्या मुझे गलत याद है? क्या उस ऐप जानवर के 2 डेमन कोर थे? नामुमकिन, मुझे साफ याद है। इस अचानक हुए इंसिडेंट से वह चौंक कर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन जब वह टेबल पर स्पिरिट स्टोन को नहीं पाता तो एक सही अंदाजा लगाकर खुद से कहता है, रुको, वो आधा स्पिरिट स्टोन भी गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मैजिकल मिरर शायद उस स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर खींचकर और अधिक शक्तिशाली बन गया है? अब उसने उस डेमन कोर को 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी दर्पण के अंदर कोई रहस्यमयी ऊर्जा परिवर्तन हुआ है। मिरर को अपने हाथ में लेकर मेंग हाओ उसे देखते हुए कहता है, यह तो वाकई इनक्रेडिबल है। अगर यह दर्पण सच में पिल्स को डुप्लीकेट कर सकता है तो यह कोई नॉर्मल मैजिकल ट्रेजर नहीं, बल्कि एक अद्वितीय यूनिक मैजिकल ट्रेजर है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर इतने वर्षों में किसी और ने इस ब्रॉन्ज मिरर की यूनिक पावर को डिस्कवर क्यों नहीं किया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि यह रहस्य सिर्फ मुझे ही मिला? इसका मतलब मेन लीड को डाउट है कि या तो इस मिरर ने खुद उसे चुना है या फिर उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सिर्फ उसी के लिए सक्रिय हुआ। तभी मेंग हाओ अपने सर को लाइफ राइड करके इस बारे में और ज्यादा न सोचने में जोर देते हुए कहता है, इस बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। मैं एक नया डिसाइपल हूं
जिसे कुछ भी पता नहीं। ऐसे में कोई सही निर्णय लेना संभव नहीं। अब मेन प्रॉब्लम है स्पिरिट स्टोन्स। मुझे अपनी सोच सही है या नहीं, ये टेस्ट के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। लेकिन अगली बार स्पिरिट स्टोन मिलने में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। सच में ये तो मुश्किल हो गया। क्या मुझे इतने टाइम तक इंतजार करना होगा? जब मैं युनजिए काउंटी में था तब भी मेरे पास पैसे की कमी थी, और अब जब मैं एक कल्टीवेटर बन गया हूं फिर भी मैं गरीब का गरीब ही हूं। कितने अफसोस की बात है ये पैसे। पुराने लोग सही कहते थे, किसी व्यक्ति को बिना अचानक मिले सौभाग्य के अमीर होना मुश्किल है। इसके बाद वह रिस्क लेकर दूसरी डेमन कोर को भी निगल लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है। मेंग हाउ के स्क्रॉल के थ्रू हमें पता चलता है कि क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर कल्टीवेटर इमोर्टल आर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर व्यक्ति इल्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और मेंग हाउ को एक आर्ट परफॉर्म करते दिखाया जाता है जिसका नाम फायर सरपेंट टेक्निक होता है। इसका एक अटैक वह अपने सामने खड़े एक बियर पर कर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है। लेकिन उस अटैक से बियर को बस थोड़ी सी चोट आई होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसे देखकर मेंग हाउ डर के साथ सोचता है। फायर सरपेंट टेक्निक भी इस बियर को किल नहीं कर सकती। इसके बाद वह जल्दी से अपने मिरर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बियर के गोटे ब्लास्ट हो जाते हैं और वह काफी पेन में भी होता है। मेंग हाउ कहता है, प्रीसियस मिरर, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। थोड़ी देर में वह वाइल्ड बियर मर जाता है और मेंग हाउ को उसका डेमन कोर मिल जाता है। वह कहता है, मैं केवल एक डेमोनिक बीस्ट को खोजने के लिए माउंटेन्स में इतनी दूर तक चला आया, कम से कम यह एक व्यर्थ यात्रा तो नहीं थी। इस बीस्ट कोर के साथ मैं अगले पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर उसे रिपीट करने के लिए सैक्ट द्वारा वितरित स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि यदि मैं 3 या 5 और प्राप्त कर सकूं तो मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेवल तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। वापस लौटने का समय हो गया है इन बंजर माउंटेन्स में, और अंदर जाना मेरी कल्टीवेशन के साथ डेंजरस हो सकता है। इतना कहकर वह वापस जाने के लिए मूड जाता है। इसके बाद हमारा सीन 10 दिन बाद पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाया जाता है, जहां पर पिछले बार के जैसे ही बहुत सारे डिसाइपल कलेक्ट होते हैं और उन्हीं के बीच हमारा मेंग हाउ भी होता है। मेंग हाउ अपने आसपास देखकर खुद से कहता है, हर कोई इस पिल डिस्ट्रीब्यूशन में भाग नहीं ले सकता। लेकिन शांगगुआन मास्टर की निगरानी में सब कुछ अब बहुत व्यवस्थित है। थोड़ी देर में उसे भी स्पिरिट स्टोन मिल जाता है, जिन्हें वह अपने ट्रेजर बैग में संभाल के रख लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे आधा स्पिरिट स्टोन मिला है। डेमन कोर पाने के बाद अब ये क्यूआई कंडेंसेशन पिल्स ज्यादा उपयोगी नहीं लगती। लेकिन तभी वह कुछ शोर सुनता है। लेकिन जब वह उस ओर देखता है तो पाता है कि 2 डिसाइपल मिलकर एक दूसरे डिसाइपल को मार रहे होते हैं, जो कि उसके ट्रेजर छीनने के लिए कह रहे होते हैं। मेंग हाउ यह देखकर कहता है, लोग तो अभी अभी मिली पिल्स लेकर बाहर भी नहीं निकले और पहले ही एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया गया है। वह अपनी चलने की स्पीड को बढ़ा देता है और वह सोचता है, पिछली बार मैं सुरक्षित इसलिए बच गया था क्योंकि सब सीनियर सिस्टर सू की रेपुटेशन से डरते थे। लेकिन वक्त के साथ लोग समझ जाएंगे कि सीनियर सिस्टर सू और मेरे बीच असल में कोई गहरी पहचान नहीं है। मुझे अभी खुद को जल्दी मजबूत बनाना होगा ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकूं। अगर इस ब्रॉन्ज मिरर की पावर सच में रियल है तो कुछ ही महीनों में देखेंगे कौन किसे लूटता है। लेकिन ये ब्रॉन्ज मिरर वाकई अजीब चीज है। मैंने इसे कुछ सीनियर ब्रदर्स पर छिपकर आजमाया, पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह मिरर केवल घने फर वाले बीस्ट पर ही काम करता है। इस सब के बारे में सोचते हुए वह सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वह अपने सामने पेड़ के पीछे छिपे एक पर्सन को देखता है, जो कि एक डिसाइपल होता है, मेंग हाउ। उसे पॉलिटिली ग्रीट करके कहता है। सीनियर ब्रदर झाओ को यह जूनियर डिसाइपल ग्रीट करता है और वह मन ही मन डरते हुए सोचता है, ओह माय गॉड, ये तो क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर हैं। यह आदमी निर्दयी और क्रूर है। कहा जाता है कि उसने रिसोर्स के लिए कई लो लेवल डिसाइपल्स को मार दिया है। उसे अपना नाम लेते देख सीनियर ब्रदर झाओ कहता, तुम मेरी पहचान जानते हो, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी पिल और स्पिरिट स्टोन्स जल्दी से मुझे सौंप दो। यह सुनकर मेंग हाउ जल्दी से उसके सामने झुक जाता है और कहता है, प्लीज सीनियर ब्रदर झाओ, थोड़ी दया दिखाइए। मैंने तो बस अभी अभी ये स्पिरिट स्टोन्स और पिल हासिल की हैं। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? यह सुनकर वह कहता है, ओह ठीक है, आज से मैं तुम्हारी केव जहां तुम कल्टीवेट करते हैं, मैं वहीं रहूंगा। बाहर सबको लगेगा कि हम सिर्फ नॉर्मल डिसाइपल हैं, लेकिन अंदर उस गुफा में तुम मेरे सर्वेंट बनोगे।
अगर तुम हिम्मत करके बस एक बार भी ना कह दोगे तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि काश तुम मर जाते का मतलब क्या होता है। और वह मन ही मन सोचता है, मैंने अभी अभी 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू किया है और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए अब मुझे बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की सख्त जरूरत है। ये मेंग हाउ की केव मेरी जरूरतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। लेकिन अगर सीनियर सिस्टर शू आकर मुझसे हिसाब मांग लेंगी तो सब समझाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस मेंग हाउ को कुछ समय के लिए सेवक की तरह रखूंगा। अगर सीनियर सिस्टर शू कुछ नहीं पूछती तो तब मैं उसे मार दूंगा। तभी मेंग हाउ घबराते हुए जवाब देता है, ये केव सीनियर सिस्टर शू की है, मैं कैसे उनके लिए फैसला करने की हिम्मत कर सकता हूँ। कृपया। ये सुनकर सीनियर ब्रदर्स जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम शर्मनाक कमीने, और अपने हाथ से उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में मेंग हाउ फायर सरपेंट टेक्निक का यूज करता है, जिसके कारण फायर से बना सरपेंट सीनियर ब्रदर्स जाओ की ओर बढ़ता है और जाकर उससे टकराता है, जिससे कि वहां एक ब्लास्ट होता है। इसी बीच मेंग हाउ वहां से भाग जाता है और जब सीनियर ब्रदर्स झाओ के सामने का व्यू क्लियर होता है तो मेंग हाउ वहां नहीं होता। सीनियर ब्रदर्स झाओ उस टेक्निक को याद करके थोड़ा डरते हुए मन ही मन कहता है, फायर सरपेंट आर्ट, वह कितनी तेजी से क्यों आई कंडेंसेशन के 2nd लेवल तक पहुंच गया है। वह तो बस कुछ ही दिन पहले आउटर सेक्ट में शामिल हुआ था। बिल्कुल सही, ये सीनियर सिस्टर शू की केव की वजह से है और यही तो कारण है कि मुझे इसे छीन लेना चाहिए। इतना सोचकर वह अपने फेस पर एक स्माइल लाकर धीरे से कहता है, बीस्टिफिकेशन आर्ट, जिससे कि वह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर फर निकल आते हैं और नाखून नुकीले और बड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेंग हाउ तेजी से भाग रहा होता है। उसके फेस पर हम डर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन तभी सीनियर ब्रदर्स झाओ उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, तू लिटिल बास्टर्ड, हम इन वीरान पहाड़ों में बिल्कुल अकेले हैं। तू खुद की मौत को बुला रहा है तो आज मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। इतना कहकर वह अपने हाथ से मेंग हाउ पर अटैक कर देता है, जिससे कि मेंग हाउ जाकर दूर गिरता है और खुद को स्लिप होने से रोकने के लिए जमीन पर फोर्स लगाता है, जिससे वह कुछ दूरी पर रुक जाता है। सीनियर ब्रदर्स झाओ उससे कहता है, तुम मेरी 3rd लेवल की बेस्टिफिकेशन टेक्निक से मरने वाले पहले इंसान बनोगे। मेरी इस टेक्निक से मरने पर तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब मेंग हाउ उस टेक्निक का नाम सुनता तो उसका नाम रिपीट करते हुए कहता है, बेस्टिफिकेशन टेक्निक, तो इसकी वजह से यह एक डिमोनिक बीस्ट में चेंज हो गया है। इसकी बॉडी पर भी डेंस फर है। क्या ऐसा हो सकता है? यह कहकर वह अपना हाथ धीरे से अपने पॉकेट के पास ले जाता है, जहां से वह अपने मिरर को बाहर निकाल लेता है। मिरर को लेकर मन में कहता है, इस ब्रॉन्ज मिरर को निश्चित रूप से वर्क करना चाहिए, वरना आज मैं नहीं बचूंगा। जिसके बाद वह मिरर को उसकी ओर कर देता है और मिरर अपना निशाना सीधे उसके गोटों को बनाता है, जिससे उसे बहुत तेज पेन होता है और वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वह उस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यह सब मिरर के सामने वेस्ट होता है, क्योंकि उसने तो पहले से अपने टारगेट को लॉक कर लिया होता है। सीनियर ब्रदर्स झाओ अपने पिछवाड़े पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए कहता, तुम लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेंग हाउ उसे पेन में देखकर खुद से कहता है, इस मिरर ने वाकई में वर्क किया। लेकिन वह अभी भी अलर्ट होता है और मिरर को दोबारा उस पर फोकस करके उससे कहता है, सीनियर ब्रदर झाओ, आज के लिए यहीं खत्म कर लें। मैं तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करूंगा और तुम भी मेरे साथ मुश्किल पैदा नहीं करोगे, ठीक है? उसकी ये बात सुनकर सीनियर ब्रदर झाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा और उसके बाद मैं माउंटेन उतरकर तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स और पूरे क्लेन को ह्यूमिलिएट करूंगा। मैं तेरे पूरे क्लेन को यही सेम पेन फील कराऊंगा और वे इस पेन को सहते हुए मरेंगे। मेंग हाउ शांति से जवाब देता है, तुम मुझे लूटने आए थे? तुमने मुझे धक्का दिया? मैं तो यह शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था और तुम मेरी पूरी फैमिली को मार डालना चाहते हो। लेकिन पेन के कारण वह मेंग हाउ की कोई बात नहीं सुनता, बस एक ही बात रिपीट करता रहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकी भरी बात सुनकर मेंग हाउ अब और नहीं रुकता, बल्कि मिरर में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करके उसे सीनियर ब्रदर्स झाओ पर अच्छे से कंसंट्रेट करने लगता है और कहता है, अगर ऐसा ही होगा तो ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। और वहीं दूसरी ओर सीनियर ब्रदर झाओ अपने प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह इसे रोकने के लिए काफी ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है, जिससे कि उसके हाथों की वेंस टाइट होने लगती हैं और वे ब्लास्ट कर जाती है, जिससे उनसे ब्लड बाहर आने लगता है और वह जोर की एक चीख मारता है,
जैसे ही वह हिम्मत करके खड़ा होकर मेंग हाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, वह अपने गोटों को ब्लास्ट होने से और नहीं रोक पाता और आखिरकार वे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उसके पिछवाड़े से एक बल्ड की पिचकारी सी चल जाती है। मेंग हाओ इतना भयावह मंजर देखकर दहल जाता है और उसके हाथों से मिरर छुटकर नीचे गिर जाता है और एक क्षण के लिए वह स्पीचलेस खड़ा रह जाता है। वहीं उसके सामने सीनियर ब्रदर झाओ की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर मेंग हाओ सोचता है, मैंने पहली बार एक ह्यूमन को किल किया है। मेंग हाओ डेड बॉडी को देखकर खुद से कहता है, इस सीनियर ब्रदर झाओ ने ही मुझे पहले उकसाया था। मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस में पलटवार किया। उस दौरान मैं बहुत ही पोलाइट भी था। मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था। मैं सुलह करना चाहता था, पर उसने मना कर दिया और मेरी फैमिली को मारने की भी धमकी दी, जिस कारण मैंने उसे मार दिया। इसके बाद वह अपनी केव में वापस आ जाता है और इसी बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी ह्यूमन को मारा होता है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह कहता है, मेरे पास सीनियर ब्रदर को मारने का कारण था और मैंने यह सब अपने सर्वाइवल के लिए किया। पूरी कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही है। वह मरने के लायक था। इस तरह उसने अपने को समझा लिया कि यह गलत नहीं था। वह अपने पास से एक स्टोरेज बैग निकलते हुए कहता है, छोड़ो, ज्यादा सोचना बेकार है। सेक्ट में जिंदा रहने का नियम यही है, मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं। इसके बाद वह उस बैग को खोलकर उसका सारा सामान निकलने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं सीनियर ब्रदर झाओ के स्टोरेज बैग में क्या रखा है। जब वह उसके अंदर की चीजों को देखता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, धिक्कार है। 8.5 स्पिरिट स्टोन, 7 कंडेंसिंग स्पिरिट पिल। ये आदमी तो भारी संपत्ति लेकर चलता था और उसके पास से मेंग हाओ को एक स्वॉर्ड भी मिलती है। मेंग हाओ स्वॉर्ड को लेकर चेक करने लगता है और अपने आप से कहता है, यह स्वॉर्ड यही थी जिसने मेरी फायर सरपेंट टेक्निक को रोका था। उसके दूसरे हाथ में एक टोकन जैसा पीस होता है, जिसे देकर वह कहता है, यह हड्डी का टुकड़ा। ये क्या है? इस पर कुछ लिखा हुआ है, धिक्कार है। ये तो किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। अगर इस पर प्रयोग करते टाइम उस ब्रॉन्ज मिरर ने मुझे निशाना बना लिया तो मैं तो गया काम से। मेरे गोटे भी सीनियर ब्रदर जैसे ब्लास्ट हो जाएंगे। इस बारे में इमेजिन करके ही वह डर जाता है और टॉपिक को चेंज करके कहता है, चूंकि यहाँ इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं और एक डेमन कोर भी है, तो चलो अपने पुराने एक्सपेरिमेंट को आजमा कर देखते हैं। पहले वह मिरर को निकलता है और उसके ऊपर एक डेमन कोर को रख देता है, जिसके बाद एक हाफ स्पिरिट स्टोन को भी मिरर पर डेमन कोर के पास में रखते हुए कहता है, देखते हैं। हाफ स्पिरिट स्टोन अगर डेमन कोर को कॉपी कर पाया तो इसका मतलब होगा कि मैंने पहले जो भी गैस किया था वह सब सही था। उन दोनों को रखे हुए 30 मिनट्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वही मेंग हाओ ये सब शांति से इतनी देर तक देख रहा होता है और अंत में जब कोई चेंज नहीं होता तो वह सोचता है, कोई बदलाव नहीं, क्यों? क्या मैंने गलत गैस किया था? क्या यह ब्रॉन्ज मिरर की वजह से नहीं था? तो फिर पहले वो दूसरा डेमन कोर उस जगह कहां से आया था? नहीं, मैं एक और बार आजमा कर देखता हूं। ये सोचकर वह एक और बार ट्राई करता है और दूसरा स्पिरिट स्टोन मिरर पर रख देता है। जैसे ही दूसरा स्पिरिट स्टोन रखा जाता है, मिरर पर रिएक्शन होने लगती है और दोनों स्पिरिट स्टोन मिरर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, जिसे देखकर मेंग हाओ भी शॉक हो जाता है और थोड़ी देर में वहां एक और डेमन कोर फॉर्म ले लेता है। थोड़ी देर में मेंग हाओ कई सारे स्पिरिट स्टोन का यूज कर लेता है और जिससे टोटल 3 और डेमन कोर बनते हैं, जिसे देखकर मेंग हाओ कहता है, ये सच में वर्क करता है। ये मिरर बहुत ही मिस्टीरियस है। 11 और आधे स्पिरिट स्टोन्स में से अब सिर्फ एक बचा है, लेकिन बदले में मुझे 4 डेमन कोर मिल गए हैं और वह उनमें से एक एक करके डेमन कोर को निगलने लगता है। वे डेमन कोर जिन डेमन बीस्ट के होते हैं, वे डेमन बीस्ट मेंग हाओ से उसके अपने इनर वर्ल्ड के अंदर फाइट करने लगते हैं। वे सभी डेमन बीस्ट इसलिए फाइट कर रहे होते हैं ताकि वे मेंग हाओ को वे कोर एब्जॉर्ब करने से रोक सके और मेंग हाओ इनर डेमन का शिकार बन जाए। मेंग हाओ उन सभी डेमन बीस्टों को हराकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वह डेमन कोर की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और वह अगली मॉर्निंग तक कोर को एब्जॉर्ब करते रहता है। अगली मॉर्निंग जब उसकी कल्टीवेशन फिनिश होती है तो वह फायर सरपेंट टेक्निक को अपने हाथ में एक्टिवेट करके इसकी बढ़ी हुई पावर चेक करने लगता है, जिसकी पावर QI कंडेंसेशन के 3rd लेवल के पीक पर होती है, जिसे देखकर मेंग हाओ खुश होकर कहता है, उफ, मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं एक ही बार में 3rd लेवल के पीक तक पहुंच जाऊंगा। मेरी फायर सरपेंट टेक्निक भी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। लोअर पब्लिक जोन की सीमा QI कंडेंसेशन की फोर्स लेवल 3 तक है, तो अब मैं निचले रैंकों में सबसे मजबूत लोगों में काउंट किया जा सकता हूं, लगभग टॉप पर। वह पिल को देखते हुए कहता है, लेकिन अब यह जो कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स सेक्ट से मिलती हैं, वो मेरी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकती है,
क्या ये डेमन कोर के साइड इफेक्ट की वजह से है? खैर, कुछ कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स उस मोटू को दे देता हूं। चलो तुरंत ली फुगुई को ढूंढते हैं और उसके लिए डिलीशियस चिकन कुक करते हैं। वह इस सब को बहुत ही एंजॉय करेगा। इसके बाद हमारा सीन माउंटेन्स के फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है, जहां लिटिल फैटी अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को कट रहा होता है और उस पेड़ से गुस्से में कहता है, ये तेरी सजा है मेरी पत्नी छीनने के लिए, और ये दूसरी सजा मेरा स्टीम्ड बन चुराने के लिए। वह फिर से पेड़ को और जोर से हिट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। लिटिल फैटी की बातें और उसका गुस्सा देखकर मेंग हाओ सोचता है, ये सब क्या हो रहा है। वहीं लिटिल फैटी 2 ही अटैक पेड़ को हिट करने के बाद थक जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही वह सो जाता है और सोते हुए चिल्ला रहा होता है, ये तेरी सजा है मेरी पत्नी छीनने के लिए, ये तेरी सजा है मेरा स्टीम बन चुराने के लिए, मैं तुझको काट काट कर मार डालूंगा। वहीं मेंग हाओ उसके पास खड़ा होकर उसकी बकवास को सुन रहा होता है। मेंग हाओ कहता है, ये क्या हो रहा है, ये तो दिन दहाड़े नींद में टहल रहा है। लेकिन तभी उसका ध्यान लिटिल फैटी के शाइनी और शार्प दांतों पर जाता है, जिन्हें देखकर वह कहता है, उसके दांत लंबे और तेज होते जा रहे हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसके दांत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। थोड़ी देर में फैटी की आंखें खुल जाती हैं और वह बैठकर कहता है, वाओ, ये वाइल्ड चिकन के जलने की महक कहाँ से आ रही है। वहीं पास ही में मेंग हाओ चिकन को फायर के ऊपर लटकाकर कुक कर रहा होता है, जिसे देखकर लिटिल फैटी तुरंत वहां आ जाता है और खुश होकर कहता है, मेंग हाओ, तुम अचानक यहाँ। मेंग हाओ उसे जवाब देता है, सही है, यह मैंने तुम्हारे लिए यह अरेंज किया है। इसके कुछ समय बाद लिटिल फैटी लैग पीस खाते हुए रो रहा होता है, क्योंकि उसने सैक्ट में आने के बाद पहली बार इतना डिलीशियस फूड खाया होता है। वह खाते हुए मेंग हाओ से कहता है, मेंग हाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने 2 महीने से मीट नहीं खाया है। पिछले 2 महीनों से तुम मेरे लिए रोज वुड्स काट रहे हो, तो रोज एक वाइल्ड चिकन भी क्यों नहीं लाए। मेंग हाओ उसकी ऐसी बातें सुनकर खुद से कहता है, ये लिटिल फैटी यहाँ रहते रहते सच में पागल हो जाएगा भाई। वुड्स तो तुम ही अपने सपनों में काटते रहे हो। मेंग हाओ लिटिल फैटी से पूछता है, वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? क्या तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुई? लिटिल फैटी जवाब देता है, मत पूछो, इन महीनों से मैं हर दिन कल्टीवेशन कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी भी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी में फील नहीं हुई, बल्कि मेरे दांत तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी मेंग हाओ उसे एक पिल देते हुए कहता है, यह है कंडेंसिंग स्पिरिट पिल। अपने सामने पहली बार एक पिल को देखकर लिटिल फैटी मेंग हाओ से कहता है, इतनी कीमती चीज क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो? मेंग हाओ कहता है, चिंता मत करो, बस इसे ले लो। जिसके बाद वह पिल को ले लेता है। मेंग हाओ उसे बताता है, फुगुई, मैं अब जा रहा हूं, तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी। वहीं लिटिल फैटी का ध्यान तो सिर्फ खाने पर होता है। वह लैग पीस में बाइट मारते हुए कहता है, ब्रदर मेंग, मैं जरूर जल्दी से जल्दी आउटर सैक्ट में शामिल होकर तुमसे फिर मिलूंगा। जब वो दिन आए तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। मेंग हाओ जवाब देता है, जरूर, आउटर सैक्ट में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माउंटेन्स को देखते हैं, जहां मेंग हाओ स्टेयर्स के थ्रो माउंटेन की पीक पर जा रहा होता है। वह अपने नीचे देखकर कहता है, यहां हमेशा फॉग रहता है। वहीं उसके सामने 3 डिसाइपल आ रहे होते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें राइट वाला डिसाइपल बीच वाले से कहता है, जिसका नाम वांग होता है, सीनियर ब्रदर वांग। मैंने सुना है कि इनर सेक्ट डिसिपल बनने की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो मैं पहले से ही आपको बधाई देने आया हूं। लेफ्ट वाला डिसाइपल भी तभी जल्दी से चापलूसी करके कहता है, हाँ, जब सीनियर ब्रदर वांग ने पहली बार सेक्ट में प्रवेश किया था तो आपका नाम दूर दूर तक फैल गया था। 3 ग्रेट सेक्ट ने आपको अपने यहां लेने की कोशिश की, लेकिन आपने खुद हमारे काओशान सेक्ट को चुना। बब जब सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन QI कंडेंसेशन के 6th लेवल तक पहुंच चुकी है, यह आने वाली इनर सेक्ट की परीक्षा वास्तव में आपके लिए ही रखी गई है। जब आप इनर सेक्ट में प्रवेश कर लेंगे तो आपके लिए सीनियर सिस्टर शू और सीनियर ब्रदर चेन को सरपास करना बस समय की बात होगी और आप हमारे काओशान सेक्ट के असली नंबर 1 डिसाइपल बन जाएंगे। वही मेंग हाओ खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। सीनियर ब्रदर वांग उन दोनों डिसिपल की चापलूसी भरी बातें सुनकर उनसे कहता है, बेवजह बातें मत करो। सीनियर सिस्टर शू एक असाधारण प्रतिभा हैं और सीनियर ब्रदर चेन तो पूर्णतः दांव के प्रति समर्पित हैं। वे दोनों ऐसे फेलो डिसाइपल हैं जिनकी मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूं। उसके लेफ्ट वाला डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर सही कहते हैं, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मुझे माफ करें। तभी वांग का ध्यान मेंग हाओ पर जाता है और वह उसे देखने लगता है। अपनी ओर देखता देख मेंग हाओ जल्दी से उसे ग्रीट करता है,
लेकिन जब वह वापस से अपने सर को ऊपर करके अपने सामने देखता है तो वे लोग वहां गए नहीं होते, बल्कि बहुत आगे निकल गए होते हैं। जब मेंग हाओ का ध्यान वांग के पारों में जाता है तो वह पाता है कि सीनियर वांग चल नहीं रहे, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और वह इस बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। वह अपने मन में कहता है, तो वो ही हैं सीनियर ब्रदर वांग टेंगफेई। वो जो चलते समय हवा में फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, वो जरूर विंड वॉकिंग टेक्निक होगी, जो केवल क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंचने के बाद ही सीखी जा सकती है। ये सच में कितना कूल और अच्छा होगा। पता नहीं मेरी कल्टीवेशन कब 5th लेवल तक पहुंच पाएगी। शायद अभी काफी समय लगेगा। मुझे पहले कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स कमा सकूं। इतना सोचकर वह वहां से चला जाता है और एक दूसरे प्लेस पर पहुंचता है, जहां वह अपने सामने के एक स्टोन पर लिखी डिटेल्स को देख रहा होता है, जिसमें लिखा होता है लोअर पब्लिक जोन। यह एरिया केवल क्यूआई कंडेंसेशन लेवल 1st से 3rd तक के कल्टीवेटर्स के लिए है। लेवल 4th या उससे ऊपर वालों का यहां प्रवेश सख्त मना है। इस डिटेल्स को देखने के बाद वह खुद से कहता है, यह लोअर पब्लिक जोन है, मैं पहले कभी यहां आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तभी उसे पीछे से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि 2 डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक ने दूसरे को पीछे से स्वॉर्ड मार दी होती है। वही दूसरे डिसाइपल की हालत खराब होती है। मारने वाला डिसाइपल कहता है, मेरे सामने तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे मारने के बाद वह उसके स्टोरेज बैग को लेने लगता है। उसे चेक करके वह उसकी डेड बॉडी से कहता है, धिक्कार है, इतनी मेहनत करने पर भी ज्यादा कुछ नहीं मिला। ये सच में एक गरीब था। वहीं मेंग हाओ पेड़ के पीछे छिपकर चुपके से उसे देख रहा होता है और वह खुद से मजाकिया ढंग में कहता है, मैं तो खुद ब खुद छिप गया, जबकि अब मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं। वह आगे थोड़ा सीरियस होकर कहता है, यह जगह भाग्य ला सकती है, लेकिन यह बेहद खतरनाक भी है। लोग यहां अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं सिर्फ कल्टीवेशन करने, पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स पाने के लिए। यह वास्तव में इसके लायक नहीं लगता। हाँ, मुझे स्पिरिट स्टोन्स की कमी है और यहाँ मेरे बहुत कम दुश्मन हैं, लेकिन यह जगह बहुत अराजक है। अगर मैं लापरवाह हुआ तो मुझे चोट लग सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह चमकती हुई आंखों से खुद से कहता है, रुको एक पल, अगर सिर्फ पैसे कमाने की बात है तो एक तरीका तो जरूर है। इसके बाद वह पिल नर्सिंग वर्कशॉप के पास आ जाता है और जाकर वर्कशॉप पर बैठे पर्सन से कहता है, मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, क्या मैं इसके बजाय कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स का आदान प्रदान कर सकता हूँ? लेकिन उसे वहां निराशा ही मिलती है और उदास होकर वह वापस चला जाता है। अगले दिन मेंग हाओ फिर से लोअर पब्लिक जोन के पास आता है, जिसके हाथ में कुछ फ्लैग होते हैं। वह सोचता है, सेज ने कहा है, बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। इस बार मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे और भी बड़े लाभ मिलने ही चाहिए। मेंग हाओ इस बार फुल कॉन्फिडेंट होता है और उसे अपने ऊपर पूरा यकीन होता है कि वह यहां से स्पिरिट स्टोन कमा ही लेगा। वह खुद से कहता है, समय आ गया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। इसके बाद हमारा सीन 2 डिसाइपल की फाइटिंग पर आता है, जहां एक डिसाइपल दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वह उसे डोज नहीं कर पाता और स्वॉर्ड सीधे उसके शोल्डर में लगती है और वहां से ब्लड निकलने लगता है। मारने वाला डिसाइपल उसे बेस्ट ऑफ लक का साइन दिखाकर हंसते हुए कहता है, इसी समय अगले साल तुम्हारा मेमोरियल का दिन होगा। वहीं हम मेंग हाओ को पाते हैं, जो उनकी फाइट देख रहा होता है। वह उन दोनों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए कहता है, ब्रदर यहां देखो, और वे दोनों उधर देखने लगते हैं। मेंग हाओ आगे कहता है, ब्रदर सेजो ने कहा है, चोटों के साथ लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, आप जल्दी मर सकते हैं। देखो, तुम्हारे शोल्डर से बहुत खून बह रहा है, ये लड़ाई के लिए ठीक नहीं है। मेरे पास पिल नर्सिंग वर्कशॉप की टॉप ग्रेड वाली हेमोस्टेटिक पिल है, जो किसी भी स्वॉर्ड की चोट को ठीक कर सकती है और 3 सांसों में ब्लड रोकने की गारंटी देती है। सिर्फ एक हेमोस्टेटिक पिल एक स्पिरिट स्टोन की है, ब्रदर एक ले लो और तुम फिर से ठीक हो जाओगे। उसकी इतनी प्रॉफिटेबल डील सुनकर दोनों डिसाइपल हक्के बक्के रह जाते हैं और रिपीट करते हैं, एक स्पिरिट स्टोन में हेमोस्टेटिक पिल, फिर क्यों ना इसे इससे सीधे चुरा लिया जाए। तभी मेंग हाओ उनको उनके थॉट्स के बीच इंटरप्ट करके आगे कहता है, भाई मैं देख रहा हूं तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। शायद तुम्हें अचानक हुए स्नीक अटैक ने इतना नुकसान पहुंचाया। एक हेमोस्टेटिक पिल खरीदो, अपना बल वापस पाओ और अगर फिर से लड़ोगे तो शायद उसे हरा भी दोगे। अगर तुम उसका स्टोरेज बैग चुरा लो तो यह एक स्पिरिट स्टोन तुम्हारे लिए सच में एक गुड डील बन जाएगा। जब दूसरा डिसिपल मेंग हाओ की प्रवोक करने वाली बातों को सुनता है तो वह उस पर चिल्लाकर कहता है, तू लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम यहां टांग अड़ाते रहे तो मैं इसके साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा।
वहीं दूसरा डिसिपल जल्दी से एक स्पिरिट स्टोन निकलकर कहता, ठीक है, मैं खरीद लूंगा। लो ये रहा मेरा एक स्पिरिट स्टोन। मेंघाओ कहता है, डील फाइनल। इतना कहकर वह पिल को लेकर उसे चोट की तरफ फेंक देता है। जैसे ही पिल चोट से संपर्क में आती है, वह अपना काम स्टार्ट कर देती है और उसका घाव हील होना शुरू हो जाता है और कुछ ही सांसों में उसका शोल्डर फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद वह डिसाइपल के पास आता है और उसे स्पिरिट स्टोन लेते हुए कहता है, खरीदारी के लिए धन्यवाद। उसे ठीक होता देख दूसरा डिसाइपल वापस से उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह डिसाइपल भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड एक ही बार में उसके स्टमक को फाड़ देती है। वह उससे कहता है, मैं दोबारा तुम्हारी उसी ट्रिक की वजह से नहीं मरने वाला। वहीं मेंग हाओ को फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वह चोट लगे डिसाइपल के पास जाकर पिल्स से भरा स्टोरेज बैग उसके सामने हिलाते हुए कहता है, ब्रदर, मैं देख रहा हूं तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। शायद एक क्षण की लापरवाही ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मेरे पास ब्लड को रोकने वाली हेमोस्टेटिक पिलें भी हैं और थकान मिटाने वाली, मांसपेशी को आराम पहुंचाने वाली पिलें भी हैं। 2 स्पिरिट स्टोन देकर दोनों ले लो। ब्लड रुकने की गारंटी है और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी कंफर्ट होगा। तुम्हें पेन नहीं होगा। फिर तुम दोबारा से उसके साथ लड़ सकते हो। मेंग हाओ को उसे भी पिल्स बेचते देख अटैक करने वाला डिसाइपल मेंग हाओ पर गुस्सा होकर कहता है, अब तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मेंग हाओ उसे जवाब देता है, हमारा तो सिर्फ लेन देन का रिश्ता है, और उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है, मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? नीचे बैठा डिसाइपल जल्दी से स्पिरिट स्टोन मेंग हाओ को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन और जल्दी से मुझे पिल्स दे दो। मेंग हाओ भी स्पिरिट स्टोन लेकर उसे पिल्स दे देता है, जिससे वह डिसाइपल भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों दोबारा इंटेंस फाइट करने लगते हैं और मेंग हाओ अपना बिजनेस करने के लिए वहां से जाते हुए कहता है, अच्छे से फाइट करो और यदि किसी को पिल्स की जरूरत हो तो मुझे बताना। इसके बाद वह एक और फाइटिंग के बीच पहुंच जाता है और फाइटिंग कर रहे डिसाइपल्स से कहता है, ब्रदर, थोड़ी पिल्स खरीद लो जब तक तुम जीत सकते हो। ये वैसा ही है जैसे किसी और के स्पिरिट स्टोन से पिल्स ले लेना। कितना फायदेमंद सौदा है। फिर वह दूसरी फाइटिंग के बीच जाकर कहता है, ब्रदर, दवा खरीदोगे? लेकिन वे उसे मना करते हुए कहते हैं, दूर रहो, मेरी खुद की पिल्स है। मेंग हाओ उनसे कहता है, ठीक है, मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम अपनी पिल्स खत्म न कर लो। वह दूसरे वाले डिसिपल से कहता है, ब्रदर, उसके पास वहां बहुत सारा सामान है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगे? वह डिसाइपल कहता है, क्या? और हमें इस बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता कि मेंग हाओ ने पिल्स बेची या नहीं। शायद उसने अपनी बातों से पिल्स बेच दी होगी। इसके बाद वह आगे बढ़ जाता है और दोबारा से एक फिटिंग के पास पहुंचकर दोनों डिसाइपल्स से कहता है, तुम दोनों के चेहरे इतने काले क्यों पड़ गए हैं? तुम जरूर गंभीर रूप से घायल हो। चिंता मत करो, मेरे पास टॉप ग्रेड की पिल्स हैं, एक स्पिरिट स्टोन की एक पिल। गारंटी है कि तुम तुरंत रिकवर हो जाओगे। क्या बात है, चुप क्यों हो? कहीं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले ही एक फेलो डिसाइपल ने मेरी पिल्स खरीदी थी और उसके बाद उसने अपने दुश्मन का लगातार पीछा किया था। जो भी पहले पिल लेगा उसे निश्चित रूप से पूरा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद वह अपने अपोनेंट को मारकर उसका स्टोरेज बैग ले सकता है और वह वहां से पिल नर्सिंग वर्कशॉप ब्रांच लाइफ सेव करता है और सभी के साथ निष्पक्ष है। वो ये स्लोगन गाते हुए चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वह खुद से कहता है, सारा माल बिक चुका है, कल सुबह जल्दी मैं फिर से स्टॉक भरूंगा। अगर मुझे यह बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो मुझे सारी उपचार वाली पिल्स खरीद लेनी चाहिए। भले ही मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन न हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक तरह की पिल्स पर एकाधिकार कर लूं तो बाकी सबको मुझसे ही खरीदना पड़ेगा। वही एक डिसाइपल मेंग हाओ को चुपके से देख रहा होता है और वह मेंग हाओ पर अपनी स्वॉर्ड से स्नीक अटैक कर देता है। वह कहता है, अब मरो। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि यह एक ऐसा एरिया है जहां हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन मेंग हाओ तेजी से रिएक्ट करके साइड हो जाता है और उसके अटैक को डॉच कर लेता है। जब तक वह डिसाइपल कुछ समझ पाता, मेंग हाओ उस पर अटैक कर देता है और वह एक ही अटैक में उसे बेहोश के देता है। मेंग हाओ उसकी बॉडी के पास जाकर उससे कहता है, ब्रदर, तुम वाकई बहुत मूर्ख हो। मैं पिल्स बेचने की हिम्मत इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर 2 लोग एक साथ भी मुझ पर हमला करेंगे तो भी मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। और वह उसके स्टोरेज बैग को लेने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेंग हाओ अपनी केव में वापस आ गया होता है, जहां वह अपनी आज की कमाई को गिन रहा होता है और उसकी टेबल पर काफी अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन होते हैं। वह कहता है, 1, 2, कुल 53 स्पिरिट स्टोन्स।
बढ़िया कमाई हुई। ये कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, मारने लूटने से भी तेज मैंने इससे स्पिरिट स्टोन कमाए, और कोई खतरा नहीं, कोई झगडेढ़ा भी नहीं। और वह उस डिसाइपल से लुटे गए स्टोरेज बैग को चेक करने लगता है, जहां उसे एक रेड कलर की पिल मिलती है। उस पिल को ध्यान से देखने के बाद वह खुद से कहता है, पिंक पिल। लगता है ये पिल नरेसिंग वर्कशॉप की ब्यूटी प्रिजर्विंग पिल है। इन पिल्स का यूज किसी के अपीयरेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए किया जाता है। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसके एक पिल के बदले 10 QI कंडेंसेशन पिल्स देने पड़ते हैं। ये पिल नरेसिंग वर्कशॉप की सबसे प्रीशियस पिल्स में से एक है। तभी उसकी केव का गेट ओपन होता है और हम अंधेरे में एक लड़की की परछाई को देखते हैं। मेंग हाओ भी इसे नोटिस कर लेता है और उस ओर देखने लगता है। जब वह लड़की केव के अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि वह सीनियर सिस्टर शू है। मेंग हाओ उसे पहचान कर जल्दी से ग्रीटिंग देता है। सीनियर सिस्टर शू इधर उधर देखती है और संतुष्टि में अपना सिर हिलाकर वापस जाने लगती है। वो मेंग हाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेंग हाओ उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर शू, आप आखिरकार आ गईं। क्या आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगी? सीनियर सिस्टर शू उसे मना करते हुए कहती है, जरूरत नहीं, मैं कल से सिक्लूशन में जा रही हूं। मैं बस यहां से गुजरी और सोचा क्यों ना तुम्हें देख लूं कि तुम कैसे हो। इतना कहकर वह गेट से बाहर चली जाती है। वही मेंग हाओ टेबल पर रखी एक बुक को देखता है, जो शायद सिस्टर शू ने उसकी कल्टीवेशन के लिए दी होगी। वह उस पर एक नजर डालता है और उसे अभी के लिए इग्नोर करके जल्दी से सिस्टर शू को ढूंढने के लिए केव से बाहर निकल जाता है और सिस्टर शू को रुकने के लिए आवाज लगाता है। सीनियर सिस्टर भी एक पल के लिए रुक जाती है और मेंग हाओ जल्दी से वह पिंक पिल निकालकर आगे कर देता है और वह कहता है, मैं लंबे समय से आपका धन्यवाद करना चाहता था, इसलिए मैंने एक QI कंडेंसेशन पिल बचाकर रखी थी और आखिरकार उसे देकर यह ब्यूटी प्रिजर्विंग पिल एक्सचेंज की है। मेरी नज़र में इस पिल के योग्य सिर्फ सीनियर सिस्टर शू ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यंग और ब्यूटीफुल बनी रहें। कृपया सीनियर सिस्टर इसे एक्सेप्ट कीजिए। सिस्टर शू उस पिल को एक टक लगाकर देखती है और फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वह मेंग हाओ से कहती है, ये तो सैक्ट की नॉर्मल पिल्स हैं, इनका असर केवल QI कंडेंसेशन के 5th लेवल तक ही होता है। हम कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कल्टीवेशन के इस वर्ल्ड में कदम रखना मानो जीवन और मृत्यु के बीच चलने जैसा है। तुम्हें आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे तुम कितने भी चतुर क्यों ना हो, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर और ध्यान देना चाहिए। मेंग हाओ जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए सीनियर सिस्टर शू। मैंने तो बस ये सोचा था कि आपको ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने इसे बदला और आपको दे दिया। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सिस्टर शू उससे कहती हैं, मैं यह पिल एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। और उसे एक टोकन देते हुए कहती है, यह तुम्हारे लिए है। यह एक मैजिकल ट्रेजर है, मुख्य रूप से रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंग हाओ उसे लेने के बाद कहता है, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आपसे मिले कई दिन हो गए हैं। मेरे पास अब भी कुछ कल्टीवेशन से जुड़े क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिस्टर शू कुछ नहीं कहती और कुछ सोचकर वहां से जाते हुए मेंग हाओ से कहती हैं, ठीक है, चलो। और मेंग हाओ उसे इसके लिए फिर से धन्यवाद देता है तथा वह भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं उन दोनों को जाते हुए माउंटेन्स के ऊपर से सैक्ट का एंसेस्टर देख रहा होता है। वह हंसते हुए कहता है, बुरा नहीं है, यह लड़का मेंग हाओ वाकई कुछ काबिल है। वह सच में हमारे कावशान सैक्ट के सार को समझता है, जानता है कि सपोर्ट कैसे ढूंढा जाए, और यह भी समझता है कि जिससे सपोर्ट मिला है उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप को मेंटेन करने से ही वह किसी का सपोर्ट पा सकता है। हमारा सीन डिसाइपल्स के डिस्कशन से होता है। एक डिसाइपल अपने सामने वाले से कहता है, क्या तुमने सुना? वो मेंग हाओ, उसने पिंगडिंग माउंटेन्स यानी लोअर पब्लिक जोन में एक पिल वर्कशॉप की ब्रांच ओपन कर ली है। दूसरा डिसाइपल कहता है, मेंग हाओ, वही मेंग हाओ जिसने पिल डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ड्रॉट स्पिरिट पिल सीनियर सिस्टर शू को दी थी। पहला वाला डिसाइपल वापस से कहता है, हाँ वही है। ये सुनकर तीसरा वाला डिसाइपल खुद को रोक नहीं पाता है और कहता है, उसने काओ यांग को बेहोश कर दिया और उसका स्टोरेज बैग भी ले लिया। काओ यांग तो बहुत पावरफुल है, उसे भी उसने बेहोश कर दिया। दूसरा वाला डिसाइपल कहता है, वह तो बस कुछ ही महीने पहले आउटर डिसाइपल बना है, आखिर वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? पहला वाला डिसाइपल उसे रोकते हुए बताता है, अरे तुम पूरी बात नहीं जानते। कल किसी ने उसे सीनियर सिस्टर शू के साथ माउंटेन से नीचे आते देखा। दोनों साथ साथ चल रहे थे और हंस हंस कर बात कर रहे थे। तीसरा वाला थोड़ा शॉक होकर कहता है, अरे यार,
सीनियर सिस्टर शू तो कोल्ड और शांत नेचर वाली हैं, किसी ने उन्हें हंसते हुए देखा है क्या? दूसरा वाला कहता है, यह बात सच है, मुझ पर बिलीव ना हो तो दूसरों से पूछ लो। पहला डिसाइपल आगे कंटिन्यू रखता है और बताता है, इसका मतलब ये मेंग हाओ वाकई कमाल का है। सीनियर सिस्टर शू ने तो उसे अपनी केव की जगह भी दे दी, शायद उसे कोई खास कल्टीवेशन वाला ट्रेजर भी दिया हो। उसे सीनियर सिस्टर शू जैसी पावरफुल पर्सन का सपोर्ट मिल गया है। अब मेंग हाओ तो उड़ने वाला है, उसका लक चेंज हो जाएगा। इस सब के बारे में जानकर तीनों डिसाइपल जेलस हो जाते हैं और सोचते हैं, ऐसा लक हमें क्यों नहीं मिला, वह तो बस अभी अभी आया है। सीन चेंज होकर काओ यांग पर आता है, जिसे मेंग हाओ ने लूट लिया होता है। वह किसी के घर के बाहर ग्रीटिंग देकर कहता है, काओ यांग सीनियर ब्रदर लू से मिलने की अनुमति चाहता हूं। सीनियर लू की अंदर से आवाज आती है, क्या बात है? काओ यांग बताता है, मैं सीनियर ब्रदर लू को रिपोर्ट करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक पर्सन ने लूट लिया जिसका नाम मेंग हाओ है। वह पर्सन पिंगडिंग माउंटेन पर एक वर्कशॉप चलाता है। वहां वह साधारण पिल्स और छोटी मोटी चीजें बेचता है उन डिसाइपल्स को जो लड़ाई में घायल होते हैं। वह मौका देखकर ज्यादा कीमत वसूलता है। सीनियर ब्रदर लू धीमी आवाज में कहता है, पिल्स बेचता है? वह काओ से कहता है, तुम कहते हो उसका नाम मेंग हाओ, उसने वर्कशॉप ओपन की, पिल्स सेल की, फेलो डिसाइपल्स को मजबूर किया, सेक्ट में अशांति फैलाई। वो एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, छोटी चालें और फिर भी हमारे सेक्ट के रूल्स को रौंदने की हिम्मत। काओ यांग, तुम अपना सिर उठाओ। चूंकि तुमने यह मामला सामने रखा है, मैं इसे अनदेखा नहीं करूंगा, लेकिन जस्टिस केवल एक पक्ष की बात सुनकर नहीं किया जा सकता। मैं किसी को भेजकर पिंगडिंग माउंटेन पर जाकर इस मेंग हाओ की जांच करवाऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो सेक्ट के रूल्स लागू किए जाएंगे और वह सजा से नहीं बचेगा। लेकिन याद रखना, झूठा आरोप लगाने वालों को दोगुनी सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। काओ कहता है, मैं सीनियर ब्रदर लू से जस्टिस की प्रार्थना करता हूं। ब्रदर लू कहता, समझ गया, अब तुम जा सकते हो। काओ उसे इस सब के लिए कहता है, कजिन लू, इसके लिए आपका थैंक्स ब्रदर लू। यह सुनकर उसे समझाता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? सेक्ट के अंदर सिर्फ सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर होते हैं, कोई कजिन नहीं। अब जाओ यहां से। काओ जल्दी से बार बार ग्रीटिंग करके कहता है, ठीक है, ठीक सीनियर ब्रदर, मैं समझ गया, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रदर लू को देखते हैं जो अपनी चेयर पर बैठा होता है। हमें उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। उसका पूरा नाम लू हांग होता है, उसकी कल्टीवेशन 3rd लेवल की पीक पर, और वह लो रैंक वालों में टॉप डिसाइपल है। अब से हम उसे लू हांग कहेंगे। वह खुद से कहता है, पिल्स सेल करना काफी क्रिएटिव आइडिया है, मैं ये क्यों नहीं सोच पाया। मेरी इस लेवल की कल्टीवेशन के साथ हमेशा लो लेवल के डिसाइपल्स में रहना मेरी रेपुटेशन को कम करता है। मैं इतने वर्षों से काओशान सेक्ट में हूं, फिर भी मैं इस तरीके के बारे में कैसे नहीं सोच पाया। एक पिल वर्कशॉप ओपन करना और पिल्स सेल करना, यह सच में ब्रिलियंट आइडिया है। इसके बाद हम अगले दिन लोअर पब्लिक जोन में पिल वर्कशॉप के बैनर को देखते हैं, जिसे देखकर मेंग हाओ अपना फेस अजीब सा बना लेता है, और हम देखते हैं उसके सामने लू हांग ने अपनी न्यू वर्कशॉप ओपन कर ली होती है। इसका मतलब उसने मेंग हाओ का बिजनेस कॉपी कर लिया गया होता है। मेंग हाओ अपना सर हिलाते हुए खुद से कहता है, किसी ने मेरा बिजनेस आइडिया चुरा लिया, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अगर उसने यह करने की हिम्मत की है तो इसका मतलब बस ये है कि वह भी 3rd लेवल के पीक तक पहुंचा होगा। अच्छा होगा कि मैं परेशानी न खड़ी करूं। और वह से मुड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक फाइटिंग को देखते हैं जहां 2 डिसाइपल्स एक इंटेंस फाइट में बिजी होते हैं। उनमें से एक दूसरे से कहता है, आज मैं अपना ग्रज तुम्हारे साथ सेटल करके ही रहूंगा। इतना कहकर वह अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक करता है। उसके सामने वाला भी उस पर एक स्ट्राइक करता है और उन दोनों के स्ट्राइक एक दूसरे को हिट करते हैं, जिससे वे घायल हो जाते हैं। यह देखकर लू हांग और मेंग हाओ दोनों एक साथ कहते हैं, मेरी एक पिल खरीद लो, सुरक्षित रहोगे। इसका प्राइस एक स्पिरिट स्टोन प्रति पिल है। हम देखते हैं मेंग हाओ और लू हांग उन दोनों डिसाइपल के एक एक ओर अपना फ्लैग लेकर खड़े हुए होते हैं। लू हांग की तरफ खड़ा डिसाइपल उससे पिल लेकर स्पिरिट स्टोन देते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, ये लीजिए आपका स्पिरिट स्टोन। वही दूसरी तरफ दूसरा डिसाइपल भी मेंग हाओ से पिल खरीद लेता है। मेंग हाओ खुश होकर उससे कहता है, तुम्हारे संरक्षण के लिए धन्यवाद, अगली बार मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। उन दोनों को ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है और हम मेंग हाओ को देखते हैं जो अपनी आज की कमाई को देखकर सोचता है, पूरी सुबह में केवल 2 स्पिरिट स्टोन, ये तो बहुत कम है। सच में बिजनेस में कंपटीशन ने मेरी कमाई को कम कर दिया है। वहीं हम लू हांग के हाथों में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को देखते हैं, जिन्हें चेक करते हुए वह कहता है, यह सचमुच बहुत अच्छी डील है। अगर मैंने यह तरीका पहले सोच लिया होता
तो मुझे कई सीनियर डिसाइपल्स द्वारा हमेशा लो लेवल के डिसाइपल्स से छीना झपट्टी करने के लिए जोक नहीं बनना पड़ता। बस उस मेंग हाउ को देखकर मुझे चिढ़ होती है, लेकिन मैं उसे कुछ दिनों में मार दूंगा, फिर मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे पर आता है, जहां लू हांग दो डिसाइपल को धमकाते हुए कहता है, तुम अब उससे पिल्स नहीं खरीद सकते वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों डिसाइपल्स डरते हुए कहता है, ठीक है, हम समझ गए सीनियर ब्रदर, हम सिर्फ आपसे ही पिल्स खरीदेंगे। यह देखकर मेंग हाओ खुद से कहता है, यह तो खुलेआम कस्टमर्स की चोरी करना है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और हम तीसरे दिन मेंग हाओ को स्टोन के नीचे रेस्ट करते हुए देखते हैं। वह मन ही मन में कहता है, मैंने आज फिर अपनी वर्कशॉप नहीं खोली, उसने सबको डरा धमकाकर लूट लिया। क्या मुझे भी उससे सीखना चाहिए? नहीं, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चौथे दिन हम लू हांग को देखते हैं। वह मेंग हाओ के पास आकर उससे कहता है, अगर मैंने कल भी तुम्हारा वही टूटा हुआ फ्लैग देखा तो मैं तेरी सारी कल्टीवेशन नष्ट कर दूंगा। मेंग हाओ उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है। 5th डे पर हम मेंग हाओ को हम लोअर पब्लिक जोन के एंट्रेंस पर कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। वहां से गुजरने वाले कुछ डिसाइपल मेंग हाओ को वहां कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, तो वह इस बारे में बात करने लगते हैं, ये मेंग हाओ पब्लिक जोन के एंट्रेंस गेट पे क्यों बैठा है? मैंने सुना है कि सीनियर ब्रदर लू ने उसे कल वार्निंग दी थी, अगर वह यहां अपनी वर्कशॉप ओपन करता है तो उसकी कल्टीवेशन नष्ट कर दी जाएगी। हाँ, उसे यही मिलना चाहिए था, बिल्कुल योग्य सजा। लो लेवल डिसाइपल में नंबर 1 के रूप में सीनियर ब्रदर लू ऐसे पर्सन हैं जिन्हें मेंग फैमिली प्रवोक नहीं कर सकती। तभी वहां लू हांग आ जाता है, जिसे देखकर एक डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर लू यहां आ गए हैं। जैसे ही मेंग हाओ यह सुनता है, वह अपनी कल्टीवेशन को बंद करके तेजी से रिएक्ट करता है और अपने प्लेस से गायब होकर तेजी से लू हांग पर अटैक करने के लिए जाता है। उसकी हरकतों को देखने के बाद वहां खड़े डिसाइपल्स शॉक होकर कहते हैं, क्या मेंग हाओ सीनियर लू पर से फाइट करने वाला है? वहीं उसे अपनी ओर आते देख लू हांग अपनी स्वॉर्ड को निकल कर कहता है, तुम शायद अपनी मौत की तलाश में हो। वहां खड़े डिसाइपल जब लू हांग की स्वॉर्ड को देखते हैं तो उनमें से बीच वाला डिसाइपल डरते हुए कहता है, यह तो जियांग स्वॉर्ड है। तभी पास वाला दूसरा डिसाइपल कहता है, पीछे मुड़कर देखो, यही वह स्वॉर्ड है जो सीनियर ब्रदर लू को सैक्ट के लिए सेवा करने के बाद अकेले ही अवार्ड के रूप में दी गई थी। सच में यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। लू हांग तेजी से मेंग हाओ की ओर बढ़ता है और मेंग हाओ तथा लू हांग एक दूसरे पर स्वॉर्ड से स्ट्राइक करते हैं। मेंग हाओ के अटैक से लू हांग की जियांग स्वॉर्ड पर क्रैक आ जाते हैं और उसे भी चोट लगती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जब ये सब वहां खड़े हुए तीनों डिसाइपल देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वही लू हांग मेंग हाओ पर गुस्सा होकर अपने दांत भींचकर उसे कहता है, तुम क्यों आई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर हो? मेंग हाओ उससे कहता है, हाँ, तुमने सही गैस किया। और हम लास्ट नाइट के सीन को देखते हैं, जहां मेंग हाओ अपनी केव में होता है। वह खुद से पूछता है, उसने पहले मेरा बिजनेस आइडिया कॉपी किया, फिर मेरी कमाई छीन ली, मेरी जगह पर कब्जा कर लिया और ऊपर से मेरी कल्टीवेशन नष्ट करवाना चाहता है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय बचा है? वहीं उसके सामने उसकी टेबल पर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन रखे होते हैं। मेंग हाओ आगे कहता है, इस काउशान सैक्ट में जस्टिस की बात करना, लगता है मैं ही भोला था। हाल ही में जो भी स्पिरिट स्टोन मैंने बचाए थे, अब मैं उनका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अब कोई बीस्ट कोर नहीं बचे। मैं केवल स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स का इफेक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन अगर वे बहुत अधिक क्वांटिटी में ली जाए तो कुछ न कुछ असर तो जरूर होगा। यह सोचकर वह स्पिरिट स्टोन का यूज करके उन्हें ढेर सारी पिल्स में कन्वर्ट कर देता है और हिम्मत करके उन्हें एक ही बार में निगल लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की बाढ़ सी आ जाती है और वह कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वह सोचता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बिजनेस का तरीका सोचा था, लेकिन मैं किसी को नहीं छेड़ता, फिर भी लोग मुझे ही क्यों छेड़ते हैं? ये कमजोरों पर अत्याचार करने जैसा है। पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद वह 4th लेवल पर आ जाता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहां मेंग हाओ लू हांग से कहता है, मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर हूं, क्या तुम अब भी फाइट करना चाहोगे? उसकी फाइट को देखकर वहां बहुत सारे डिसाइपल आ जाते हैं। जब उन्हें मेंग हाओ की कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है तो वे सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट होती है। वे सभी कहते हैं, मेंग हाओ, क्या वह क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर है? वह तो अभी अभी सैक्ट में आया है, इतने कम समय में वह 4th लेवल पर कैसे पहुंच गया? एक और डिसाइपल कहता है,
अगर वह 4th लेवल पर नहीं होता तो वह 3rd लेवल के टॉप वाले सीनियर ब्रदर लू को कैसे चोट पहुंचा सकता था? वह निश्चित ही 4th लेवल पर है। दूसरा डिसाइपल जवाब देता है, सही कहा। पहले जब वह माउंटेन पर ऊपर नहीं जा रहा था तो वजह यह नहीं थी कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि इसीलिए कि वह पब्लिक जोन में इंटर ही नहीं कर सकता था, क्योंकि 4th लेवल की सीमा शुरुआती पब्लिक जोन से ऊपर होती है। मेंग हाओ लू हांग से फिर से पूछता है, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? लू हांग एक पल के लिए सोचता है और अपनी स्वॉर्ड से मेंग हाओ पर अटैक कर देता है। मेंग हाओ जल्दी से उस अटैक को डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है। लू हांग खड़ा होकर अपना ब्लड साफ करते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम 4th लेवल पर हो? इस टूटी हुई स्वॉर्ड से तुम मेरी जियांग स्वॉर्ड का मुकाबला कैसे कर सकते हो? मेंग हाओ अपने स्टोरेज बैग से कुछ निकालते हुए कहता है, यह हमारी फाइट के लिए अच्छा वेपन है। और हम देखते हैं उसके चारों तरफ काफी स्वॉर्ड फ्लाई करने लगती है। वह कहता है, मेरे पास भी स्वॉर्ड्स हैं, और उनमें से बहुत सारी स्वॉर्ड से मेंग हाओ लू हांग पर अटैक करने का इशारा करता है। और वह सोचता है, मेरा मिरर वेपन्स की कॉपी भी कर सकता है। फ्लाइंग स्वॉर्ड से मुकाबला ज्यादा कठिन नहीं है, मैं तुम्हें स्वॉर्ड की संख्याओं से चकित कर दूंगा। लू हांग भी अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है और मेंग हाओ की सभी स्वॉर्ड लू हांग की स्वॉर्ड की ओर बढ़ती है। इतनी सारी स्वॉर्ड के एक साथ टकराने से लू हांग की स्वॉर्ड पर क्रैक पड़ जाते हैं। यह देखकर वहां खड़े डिसाइपल्स शॉक होकर कहते हैं, जियांग स्वॉर्ड पर क्रैक पड़ गए। मेंग हाओ ने जियांग स्वॉर्ड को ब्रेक करने के लिए 5 ऑर्डिनरी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। यह देखकर लू हांग भी शांत रह जाता है। मेंग हाओ दोबारा से अटैक वाली पोज में आकर कहता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड मेरे पास अभी और भी हैं। वो तुम्हारी पर्पल स्वॉर्ड, क्या उसमें कुछ बचा है? लू हांग अपने गले पे पड़े लॉकेट, जो कि एक मैजिकल ट्रेजर होता है, को पकड़कर कहता, मेंग हाओ तुमने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया। जब आसपास खड़े डिसाइपल्स को पता चलता है कि लू हांग अपने ट्रेजर का यूज करने वाला है तो वे जल्दी से वहां से दूर जाने लगते हैं और कहते हैं, यह सही नहीं है, जल्दी से यहां से भागो। एक डिसाइपल कहता है, क्या हुआ? लू हांग अपने ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके सर के ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी बड़ी सी गॉड आ जाती है। लू हांग मेंग हाओ को बताता है, यह एक मैजिकल ट्रेजर है जो सीनियर ब्रदर वांग तेंगफेई ने मुझे दिया था। इसे केवल क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर ही यूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि तुम मौत की तलाश में हो और मुझे इसे एक्टिवेट करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी, अब तुम इससे नहीं बचोगे। इसके बाद उस बड़ी सी गॉड से एक पावरफुल अटैक मेंग हाओ की ओर बढ़ता है, जो सीधे जाकर उसे हिट करता है। हालांकि कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, वहीं दूर खड़े डिसाइपल को भी इस अटैक की वेव हिट करती है। इसका मतलब ये लू हांग का अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक होता है। एक डिसाइपल उस अटैक के इम्पैक्ट फील करके कहता है, ये किस प्रकार का ट्रेजर है, ये बहुत ही पावरफुल है। वहीं मेंग हाओ की सभी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती हैं और वह अपने आप को जैसे तैसे संभाले होता है, और हम देखते हैं उसके एक हाथ में वही ट्रेजर होता है जो उसे पिछली बार सीनियर सिस्टर शू ने दिया था। उस ट्रेजर की वजह से वह बच जाता है। मेंग हाओ मन ही मन कहता है, थैंक गॉड कि सीनियर सिस्टर शू ने मुझे पहले ही ये जेड पेंडेंट दे दिया था, जिसने मुझे इस अटैक से प्रोटेक्ट किया, वरना अब तक मैं मर चुका होता। जब लू हांग मेंग हाओ को सही सलामत खड़े हुए देखता है तो वह शॉक होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? और जब वह अपने ऊपर ट्रेजर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक ही अटैक में अपनी सारी पावर यूज कर लिया है, जिससे वह ट्रेजर धीरे धीरे डिस्पियर होने लगता है। यह देखकर लू हांग डर जाता है, लेकिन उससे पहले वह और कुछ कर पाता, मेंग हाओ तेजी से उसके पास आता है और उसके गले में पड़े उस ट्रेजर को चुराकर भाग जाता है। वो उसे ट्रेजर को देखकर कहता है, ये किस प्रकार का ट्रेजर है? मेंग हाओ के हाथ में अपने ट्रेजर को देखकर लू हांग उससे धमकी देते हुए कहता है, यह एक मैजिकल ट्रेजर है जो सीनियर ब्रदर वांग तेंगफेई ने मुझे दिया था। अगर तुम इसे छीनने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और वह मन में सोचता है, फोर्सफुली ट्रेजर का यूज करने से मुझे बैकलैश हुआ है, इसलिए मैं मुश्किल से ही अपनी बॉडी को हिला पा रहा हूं। तभी मेंग हाओ उसे याद दिलाते हुए कहता है, सैक्ट के रूल्स क्लियर हैं, जिसे जो मिला या छीना वह उसका होता है। लू हांग कहता है, यह हाई लेवल पब्लिक एरिया नहीं है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम सैक्ट के रूल्स को वॉयलेट करोगे। मेंग हाओ जवाब देता है, सैक्ट के रूल्स को मेंग नहीं तोड़ेगा, और वह लू हांग को गुस्से में देखकर याद दिलाते हुए कहता है, पर कल तुम मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ही नष्ट कर दूंगा। मेंग हाओ की बात सुनकर लू हांग डरते हुए कहता है, ऐसा मत करो। और हमें इस बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता कि मेंग हाओ ने उसकी कल्टीवेशन नष्ट की या नहीं, शायद से कर ही दी होगी। सीन शिफ्ट होता है।
मेंग हाओ की केव पर, और हम उसे अपनी टेबल पर बैठे हुए देखते हैं, जो कि उसी ट्रेजर को देख रहा होता है। वह खुद से ही बात कर रहा होता है। अगर मुझे पहले पता होता कि लू हांग के पीछे वांग तेंगफेई है, तो भी मैं शायद वैसा ही करता। अगर मैं नहीं करता तो वह फिर भी मुझे मार डालता। ये मैं नहीं था जिसने उसे मजबूर किया, वह था जिसने मुझे मजबूर किया। चाहे कुछ भी हो, यह दुश्मनी तय थी, सिवाय इसके कि अगर शुरू से ही जब मैं काओ यांग से मिला था, मैंने उसे बिना किसी प्रतिरोध के उसे खुद को लूट लिए देना होता, वरना नतीजा वैसे ही होता। वह ट्रेजर को टच करके कहता, यह इमरल्ड गॉड है। मेरे पास अब स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं अब और कॉपी नहीं कर सकता। मैं ये इमरल्ड गॉड अपने पास नहीं रख सकता, मुझे इसे किसी को सौंपना होगा। पर अफसोस, सीनियर सिस्टर शू अपनी कल्टीवेशन में है, तो फिर मैं इसे किसे दूं? और वह थोड़ी देर पहले के समय को याद करता है, जब वह सीनियर सिस्टर शू से मिलने के लिए गया था, जहां की प्रोटेक्शन कर रहे डिसाइपल ने उससे कहा था, कृपया यहां से चले जाओ। सीनियर सिस्टर शू अभी सेक्लूजन में है। वह कुछ सोचकर कहता है, क्या मुझे इसे खुद सीनियर ब्रदर वांग को लौटा देना चाहिए? उस दिन रास्ते में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो सच में काफी अच्छे लगे थे। तभी उसकी केव के बाहर से मेंग हाओ को कोई पुकार कर कहता है, मैं हूं शांगगुआन सॉन्ग, और मैं सीनियर ब्रदर वांग के आदेश पर काम कर रहा हूं। मेंग हाओ, तुरंत अपनी केव को ओपन करो और घुटनों पर बैठकर मेरा वेलकम करो। मेंग हाओ खड़ा होकर गेट की तरफ देखकर कहता है, बहुत देर हो गई है सीनियर ब्रदर, जो कहना है सीधे कह दें। और वह मन ही मन सोचता है, ये तो इतनी जल्दी हो गया। शांगगुआन सॉन्ग मेंग हाओ से कहता है, ये कितना एरोगेंट है। ठीक है, गेट को खोलने की जरूरत नहीं है, सीनियर ब्रदर वांग का आदेश सुनो। मेंग हाओ, तुम आउटर डिसिपल होकर कल्टीवेशन की उपेक्षा करते हो, लोअर पब्लिक जोन में अव्यवस्था फैलाते हो, फेलो डिसाइपल में असंतोष पैदा करते हो, और तुम्हारा मन भी क्रूर है। लेकिन तुम अभी युवा हो, इसलिए मृत्यु की सजा माफ की जाती है। इमरल्ड गॉड, जिसे कि तुमने लू हांग से छीना था, वापस सौंप दो और अपनी कल्टीवेशन को खुद ही नष्ट कर लो। अपना एक हाथ और एक पैर काट दो और सैक्ट से निकल जाओ। आज से तुम काओशान सैक्ट के डिसाइपल नहीं रहे। उस डिसाइपल की इतनी धमकी भरी बातें सुनकर मेंग हाओ पूरी तरह से डर जाता है और उसे पसीना आने लगता है। लेकिन फिर भी वह उससे क्वेश्चन करता है, सीनियर ब्रदर वांग का आदेश, क्या यह सैक्ट के रूल्स से ऊपर नहीं है? शांगगुआन सॉन्ग कहता है, सीनियर ब्रदर वांग का आदेश ही सैक्ट का रूल है। कल सुबह पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है। तुम चौक में घुटने टेके रहोगे, लू हांग से क्षमा मांगोगे और पनिशमेंट के लिए इंतजार करोगे। और वह वहां से मुड़कर जाते हुए कहता है, यदि तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। वही मेंग हाओ की हालत पूरी तरह से खराब होती है। वह घबराए हुए अपने बेड पर बैठा होता है और खुद से केवल एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह कुछ सोचकर खड़ा होता है और गेट की ओर जाते हुए सोचता है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। मेरे पास इसके अलावा सच में कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचता है, कुछ सोचकर रुक जाता है। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां मेंग हाओ अपनी केव से बाहर आ चुका होता है। वहीं उसे लेने के लिए शांगगुआन सॉन्ग वहां खड़ा होता है, जो मेंग हाओ को बाहर आते देखकर कहता है, तुम भागे नहीं, है ना? इसका मतलब मूर्ख तो नहीं हो तुम। मेंग हाओ उसके पास से जाते हुए उसे जवाब देता है, मैं मेंग हाओ सैक्ट का गद्दार कहाँ जाना सहन नहीं करूंगा। शांगगुआन सॉन्ग भी उसके साथ जाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें रिग्रेट है तो ठीक से सीनियर ब्रदर वांग के पास जाओ और भीख मांगो, शायद वह तुम्हें एक हाथ बचा लेने की अनुमति दे दे। वही मेंग हाओ से फेस पर मिक्स इमोशन होते हैं। कुछ समय बाद मेंग हाओ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पिल डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वह बहुत सारे डिसाइपल भी होते हैं। वहीं एक जगह बहुत सारे डिसाइपल सीनियर वांग को घेर कर खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर वांग, मेरी कल्टीवेशन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं? वांग उसे रिप्लाई देता है, यह बात यहां करने की जगह नहीं है, दोपहर में मेरे निवास पर आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। वह डिसाइपल यह बात सुनकर वांग को धन्यवाद देता है। तभी दो डिसाइपल मेंग हाओ को उसी ओर आता हुआ देखते हैं, जिससे उनका ध्यान उस पर चला जाता है। वही कोई कहता है, सीनियर ब्रदर, पिछली बार आपने जो कंडेंसिंग स्पिरिट पिल मुझे उधार दी थी, मैं अब उसे लौटाने के लिए पर्याप्त इकट्ठा कर चुका हूं। वांग उससे कहता है, जरूरत नहीं है इतनी जल्दी की, पहले इसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में उपयोग करो। जब तुम QI कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाओ, तब मुझे लौटा देना। धीरे धीरे सारे डिसाइपल मेंग हाओ को देख लेते हैं और उसके लिए रास्ता बना देते हैं। वांग भी मेंग हाओ को देखता है और मासूम सा फेस बनाकर उसे उस ट्रेजर को हैंड ओवर करने को कहता है। वही मेंग हाओ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता,
और थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, सैक्ट के रूल्स के अनुसार जो चीज जिसे मिली वो उसकी है। मेंग हाओ की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा शांग गुआन सॉन्ग मन ही मन कहता है, इसने तो माफी भी नहीं मांगी और सीधे सीनियर ब्रदर से ही सवाल जवाब कर रहा है, ये सच में मूर्ख है। वांग उससे कहता है, वह ट्रेजर मेरा है, मैं जिसे दूं वही उसका मालिक होगा, अगर मैं तुम्हें नहीं दूं तो तुम उसे छीन नहीं सकते। इतना कहकर वह अपनी फिंगर को मैंग हाओ की ओर करके एक अटैक करता है जो सीधे जाकर मैंग हाओ को हिट करता है, लेकिन मैंग हाओ ने अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक दिया होता है। उसे अपना अटैक रोकते देख वांग उस शील्ड पर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जिससे वह शील्ड और नहीं टिक पाती तथा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। यह देखकर मेंग हाओ पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचता है सीनियर सिस्टर शू द्वारा दी गई प्रोटेक्टिव शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तभी वांग अपनी स्पिरिचुअल रोप मेंग हाओ की तरफ थ्रो करता है, जो उसकी पूरी बॉडी पर लिपट जाती है और उसके गले पे पड़े इमरल्ड गॉड को उससे छीनकर वांग के हाथों में स्पिरिचुअल रोप के थ्रू आ जाता है। उसे पकड़ने के बाद वह मेंग हाओ से कहता है, क्या शांग भगवान सांग ने मेरे शब्द नहीं पहुंचाए? अपनी कल्टीवेशन को खत्म करो और अपने अंग तोड़ो। जैसे ही वह यह कहता है वैसे ही स्पिरिचुअल रोप की पकड़ मेंग हाओ पर टाइट हो जाती है। वांग आगे आकर कहता है, अब तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्पिरिचुअल रोप के टाइट होने की वजह से मेंग हाओ के अंग ब्रेक होने लगते हैं और वह जमीन पर गिरता है। उससे पहले वांग मेंग हाओ की कल्टीवेशन को नष्ट कर पाए, मेंग हाओ की प्रोटेक्शन के लिए एक एल्डर आ जाता है। वह वांग से कहता है, तुमने अपना ट्रेजर पहले ही वापस ले लिया है, इसे यहीं खत्म कर दो, चीजें ज्यादा आगे न बढ़ाओ। वांग एल्डर से कहता है, चूंकि बड़े ओयांग ने हस्तक्षेप किया है इसीलिए इस जूनियर को उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। और वह मेंग हाओ को आगे कुछ नहीं करता बल्कि वहां से चला जाता है और हम मेंग हाओ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। वही वहां खड़े डिसाइपल उसे दया के भाव के साथ देख रहे होते हैं। एल्डर भी मेंग हाओ को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, बल्कि एक क्षण देखने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं मेंग हाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने लगता है। खड़ा होने के बाद वहां से जितना जल्दी हो उतनी जल्दी चला जाता है और सीधे आकर अपनी केव के गेट को ओपन करता है तथा खुद को और नहीं संभाल पाता और वहीं नीचे गिर जाता है। उसे जमीन पर पड़े हुए 1 दिन, 2 दिन और टोटल 10 दिन बीत जाते हैं। 10वें दिन केव का गेट ओपन होता है और सिस्टर शू की एंट्री होती है। वह मेंग हाओ को इस हालत में देखकर कहती है, मैं तो बस कल ही सेक्लूजन से बाहर आई हूं। इतना कहकर वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में मेंग हाओ को लपेटते हुए कहती है, वांग तेंगफेई की बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वह जाओ किंगडम का नहीं है। उसकी कल्टीवेशन पहले ही 6th लेवल के पीक तक पहुंच चुकी है और इस बार उन्हें सैक्ट के लीडर ने पर्सनली इनर सैक्ट में प्रवेश दिलाने के लिए अपॉइंट किया था। तुम इस तरह के पर्सन को बिल्कुल भी नहीं उकसाना चाहिए था। सिस्टर शू मेंग हाओ को उसे उसके बेड पर लिटा देती है और टेबल पर एक तालिस्मान रखकर कहती है, अगर वह तुम्हें फिर से परेशान करता है तो भले ही मैं सेक्लूजन में रहूं, तुम किसी भी समय इस तालिस्मान को क्रश कर सकते हो, मैं इसे महसूस कर लूंगी। मेंग हाओ धीमी आवाज में सिस्टर शू का धन्यवाद करता है और आगे कहता है, सीनियर सिस्टर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी कल्टीवेशन अभी क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर है। साधारण तौर पर 7th लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सिस्टर शू मुड़ते हुए मेंग हाओ को जवाब देती है, यदि किसी का टैलेंट नॉर्मल हो तो 7th लेवल तक पहुंचना के लिए सबसे अच्छे टैलेंट तो लगभग 10 साल और सबसे बुरे वाले को तो आधी जिंदगी लग सकती है। 4th, 5th और 6th लेवल्स बड़ी रुकावटें होती हैं। यदि विशेष अपॉर्चुनिटी न मिले तो इन्हें पार करना बहुत कठिन होता है। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। मेंग हाओ इस पर कुछ नहीं कहता। वही सिस्टर शू बाहर चली जाती है और मेंग हाओ को जाते हुए बताती है, उस दिन जब मैं तुम चारों को माउंटेन पर लाई थी, तुम सबसे पहले आउटर सैक्ट के डिसाइपल बने थे। आज तुम्हारे नॉर्थ डिवीजन के लेबर एरिया वाले फेलो डिसाइपल ने भी सफलतापूर्वक आउटर डिसाइपल का स्थान प्राप्त कर लिया है। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ उसे भी आउटर डिसाइपल एरिया में ले आना। वहीं मेंग हाओ शांति से इस सब को सुन रहा होता है और इतने दिनों तक रेस्ट करने से उसकी हालत सुधर जाती है। इसके कुछ समय बाद जब वह थोड़ा बेहतर फील करता है तो केयरफुल होकर अपने बेड से खड़ा होकर टेबल के पास आता है जहां पर एक बुक रखी होती है जिसके पेज पर लिखा होता है, जिसके पीछे सहारा न हो वह कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई आम इंसान जीवन भर धन चाहता है और यदि कोई कल्टीवेटर बिना चिंता का जीवन चाहता है तो मेरे काओशान सैक्ट में शामिल हो जाओ। मैं काओशान सैक्ट का एंसेस्टर तुम्हारा सहारा हूं और हमें पता चलता है कि ये लाइंस काओशान सैक्ट के एंसेस्टर द्वारा लिखी गई होती है।
मेंग हाओ इसे पढ़कर अपनी फिंगर को बाइट करता है और अपने ब्लड से उस पेज पर लिखता है, मेरे पास भरोसा करने के लिए अधिक लोग नहीं हैं। इसके कुछ दिनों बाद मेंग हाओ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वह अपनी केव से बाहर निकलकर लिटिल फैटी को खोजने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं वह माउंटेन्स से नीचे जा रहा होता है और कुछ समय में वह आउटर सैक्ट में पहुंच जाता है। जब लिटिल फैटी मेंग हाओ को आते हुए देखता है तो खुश होते हुए उसे पुकारता है, मेंग हाओ। वहीं लेबर सेक्ट के सारे डिसाइपल लिटिल फैटी के आउटर सेक्ट में प्रोमोट होने के कारण उसे बधाई देते हुए कहते हैं, ब्रदर अपना ध्यान रखें, आपको कामयाबी मिले। एक डिसाइपल कहता है, इनर सेक्ट में अच्छी तरह से कल्टीवेट करना। लिटिल फैटी उन सभी से कहता है, अलविदा, मैं आप लोगों से मिलने के लिए अक्सर वापस आऊंगा। जैसे ही वहां खड़े डिसाइपल लिटिल फैटी की वापस आने वाली बात सुनते हैं, वह डरते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपनी कल्टीवेशन में देरी मत करो और कभी वापस मत आना। वहीं मेंग हाओ उन डिसाइपल का इशारा समझकर लिटिल फैटी को देखने लगता है। इसके बाद वे दोनों आउटर सेक्ट की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में लिटिल फैटी मेंग हाओ से पूछता है, क्या तुम बहुत फेमस हो? लेकिन मेंग हाओ के कुछ कहने से पहले ही लिटिल फैटी बताने लगता है, वे सब पहले मेरे रूममेट थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि वे सब बहुत डरपोक थे। रात में बार बार बुरे सपने देखते थे। बहुत डरावना लगता था। हर कोई कहता था कि वे मेरी नींद खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वे कमरा बदलना चाहते थे। मेंग हाओ लिटिल फैटी की बातें सुनकर अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता है, तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि शायद उन सभी डिसाइपल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो? मेंग हाओ लिटिल फैटी के साथ ट्रेजर पवेलियन जाता है, जहां वह बाहर खड़ा रहता है और लिटिल फैटी अपने लिए एक ट्रेजर चुन करके बाहर आ जाता है और अपने ट्रेजर को हवा में हिलाते हुए खुश होकर कहता है, मेंग हाओ, देखो मुझे किस प्रकार का ट्रेजर मिला है। जब मेंग हाओ लिटिल फैटी के हाथ में एक छोटी सी स्वॉर्ड को देखता है तो वह खुद से ही क्वेश्चन करता है, एक छोटी स्वॉर्ड, इसमें खास क्या है? तभी लिटिल फैटी उसे बताता है, मेरे दांत लगातार लंबे होते रहते हैं, मैंने उन्हें घिसने के लिए बहुत चीजें आजमाई, लेकिन वो सब कुछ ही दिनों में घिस जाती थीं। ये स्वॉर्ड बहुत बढ़िया है, ये लंबे समय तक चलेगी। उसकी बातें सुनकर मेंग हाओ मन ही मन कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लिटिल फैटी की असली प्रतिभा उसके स्पिरिचुअल दांतों में है। इसके बाद वह लिटिल फैटी से कहता है, फगुई, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? वहां मेरे पास एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग है। लिटिल फैटी ये बात सुन अजीब सा फेस बनाकर कहता है, ठीक है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्राइवेसी बहुत जरूरी है। मेंग हाओ सोचता है, ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि इस लिटिल फैटी को मिरर के बारे में पता चले, और वह लिटिल फैटी से कहता है, तो मैं वापस चलता हूँ। लिटिल फैटी भी कहता है, ठीक है, शुभ रात्रि। इसके कुछ दिनों बाद हम लिटिल फैटी को देखते हैं जो मेंग हाओ को आवाज लगाता है, और हम देखते हैं मेंग हाओ लोअर पब्लिक जोन के बाहर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। फैटी की आवाज सुनकर मेंग हाओ अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है। वही फैटी उसके पास आता है और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक होती है। वह खुश होकर कहता है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम सचमुच इस मामले में टैलेंटेड हो। मेंग हाओ उससे कहता है, मैं अब और पब्लिक जोन के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अब से तुम मेरे लिए वहां पिल्स को बेचो। याद रखो, तुम्हें जोखिम नहीं लेना है। इसी तरह मेंग हाओ को वहां कल्टीवेशन करते हुए ऑटम का सीजन बीत जाता है और विंटर का सीजन स्टार्ट हो जाता है। एक दिन लिटिल फैटी उसके पास आता है जो किसी का हाथ पकड़े हुए होता है। वह उस ओर इशारा करके खुश होते हुए कहता है, मेंग हाओ, देखो ये कौन है। मेंग हाओ उस ओर देखने लगता है और वह डिसाइपल मेंग हाओ को ग्रीटिंग देते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर को यह डिसाइपल ग्रीट करता है। मेंग हाओ उसे देखकर याद करता है, ये वही है जिसे मेरे साथ पकड़ा गया था, शाओ हू। और वो उससे पूछता है, वो चारों जिनको एक साथ पकड़ा गया था, है ना? वांग योकाई तुम्हारे साथ था, वो कैसा है? शाओ हू अपने सर को नीचे करके जवाब देता है, वह मर गया। उसके जवाब को सुनकर फैटी और मेंग हाओ शॉक हो जाते हैं। शाओ हू आगे बताता है, लेबर सेक्ट में हमें पानी ढोने का काम दिया गया था। ब्रदर योकाई ने देखा कि मैं छोटा हूं तो वो ज्यादा हिस्सा उठा लेते थे। एक दिन माउंटेन के रास्ते पर अचानक तेज हवा चली और वह खाई से गिर गए, जिसे उनकी मौत हो गई। मैंने 2 महीनों तक उनकी डेड बॉडी सर्च की और मुझे कुछ टूटी बोन्स मिली, शायद उनकी बॉडी को जानवर खा गए। लिटिल फैटी रोते हुए कहता है, शाओ हू, अब से तुम हमारे साथ रहो। मेंग हाओ यहाँ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शाओ हू ग्रीट करते हुए कहता है, जरूरत नहीं, मैं अकेला ठीक हूं। तुम दोनों का मेरे प्रति काइंड नैश दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। उसे मना करते देख फैटी और मेंग हाओ के मन में क्वेश्चन आता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते और शाओ हू इतना कहकर वहां से चला जाता है। लिटिल फैटी कहता है, ये कैसा पर्सन है? मेंग हाओ उसे बताता है, हर किसी के पास कुछ सीक्रेट होते हैं जो वो नहीं बताना चाहता।
नहीं तो वह फर्स्ट लेवल की कल्टीवेशन के साथ पब्लिक जोन में जाने की हिम्मत न करता। लिटिल फैटी इस बात को जानकर कहता है, कौन सा राज? चलो छोड़ो, हम जान भी लें तो क्या। अब हमारा सीन 3 महीने बाद आता है। मेंग हाओ को काओशान सेक्ट में पूरा 1 साल हो गया होता है और यह पिल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन होता है जहां डिसाइपल आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। क्या तुमने इस न्यूज को सुना है? आज ग्रैंड एल्डर की लाइफ स्पेन खत्म हो गई और वे स्वर्ग सिधार गए। 150 साल की उम्र थी। कितनी दयनीय बात है, अगर वो कोर फॉर्मेशन तक पहुंच जाते तो उसकी उम्र दोगुनी हो जाती और वह 300 साल तक जी सकते थे। लेकिन सुना है कि काओशान सैक्ट में सैक्ट लीडर और सैक्ट के पैट्रियार्च के अलावा केवल 2 ही ग्रैंड एल्डर्स थे। अब जब एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का एल्डर मर गया है तो हमारे सैक्ट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है। जो पहले ही झाओ किंगडम में काफी कमजोर थी, अब हमारा लेवल एक और नीचे गिर गया है। सुना नहीं तुमने? हाल ही में सैक्ट की बॉर्डर पर आउटर सैक्ट के कल्टीवेटर्स को घूमते देखा गया है। जरूर कुछ गलत करने की योजना है। हाँ, लगता है मुसीबत आने वाली है ना? अरे छोड़ो, अगर आसमान भी गिर पड़े तो सैक्ट लीडर उसे हैंडल कर लेंगे। चुप बेवकूफ, जरा धीरे बोलो, मुझे धुंधली सी खबर है। ये जो मामला झाओ के कल्टीवेशन वर्ल्ड का ध्यान खींच रहा है, इसका संबंध उस काओशान सैक्ट के एंसेस्टर से है जो 400 साल पहले गायब हो गए थे। वहीं उन डिसाइपल में मेंग हाओ और फैटी भी होते हैं। मेंग हाओ कहता है, फैटी, क्या तुम्हें पता है जो ग्रेट एल्डर मरा उसका सरनेम ओयांग तो नहीं था? फैटी अपनी स्वॉर्ड से अपने दांतों को घिसते हुए कहता है, निश्चित रूप से उनका सरनेम ओयांग नहीं था। और वह पूछता है, सीनियर ब्रदर मेंग, आपकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? मेंग हाओ जवाब देता है, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट आ गई है। फैटी मजाकिया ढंग से कहता है, हाँ वो तो इसलिए क्योंकि तुम पहले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब रुकावट आनी ही थी, नहीं तो हम बाकी लोग कहाँ मुंह दिखाते। मैं हाओ उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ शायद सही कह रहे हो तुम। और मैं हाओ उस टाइम को याद करता है जब सीनियर सिस्टर शू ने उसे बताया था क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल की पीक 5th लेवल में प्रवेश करते समय आमतौर पर एक बड़ी रुकावट आती है। और वह खुद से क्वेश्चन करता है, लेकिन मेरे साथ ये पहले ही क्यों हो गई? क्या इसका कारण ये है कि मैंने बहुत ज्यादा बीस्ट कोर निगल ली थे? तभी फैटी खुश होकर मेंग हाओ को बताता है, इन दिनों हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए और कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स बाद में खरीद लूंगा। मेंग हाओ उसे मना करते हुए कहता है, अब वो पिल्स मेरे ऊपर असर नहीं करती, तुम ही उन्हें अपने लिए रखो। तभी एक डिसाइपल ऊपर स्टेज की ओर इशारा करते हुए कहता, अरे देखो वो शांगगुआन मास्टर हैं जो पिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1.5 साल में वो सिर्फ 3 बार ही दिखाई दिए हैं और हर बार उन्होंने कुछ स्पेशल पिल्स ही डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और हम फिर से शांगगुआन मास्टर को देखते हैं जिनके हाथ में ड्रॉट स्पिरिट पिल होती है, जिसे देखकर मेंग हाओ सोचता है, ये फिर से। तभी शांगगुआन मास्टर उस पिल को दिखाकर कहता है, ये ड्रॉट स्पिरिट पिल है। इस बात को सुनकर सारे डिसाइपल एक्साइटेड होने लगते और बातें करते हैं, फिर से वही ड्रॉट स्पिरिट पिल। पिछले साल भी यही पिल दी गई थी, साल में सिर्फ एक ही मिलती है, ये सच में इतनी कीमती है। मेंग हाओ उस पिल को देखकर सोचता है, ड्रॉट स्पिरिट पिल, अगर मुझे वह पिल मिल गई तो मैं निश्चित ही ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी डिसिपल की गॉसिप को सुनकर शांगगुआन मास्टर उन्हें शांत करते हुए कहता है, बस करो और सब चुप हो जाओ। पिछले 2 सालों से मैं ही इस ड्रॉट पिल डिस्ट्रीब्यूशन की देख रेख कर रहा हूं। मैं हमेशा उन डिसाइपल्स को प्रेफरेंस देता हूं जो हाल ही में सैक्ट में शामिल हुए हैं। और वह मुड़कर मेंग हाओ की ओर देखता है और आगे कहता है, क्योंकि हमारा काओशान सेक्ट सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक सके, अब हम हमारी प्रॉस्पर्टी के दिन अब दूर नहीं हैं। वही लिटिल फैटी का ध्यान इन बातों पर ज्यादा नहीं होता, वह तो बस अपने दांतों को घिस रहा होता है। शांगगुआन मास्टर कहता, यह पिल तुम्हें मिलेगी। और इतना कहकर वह उस पिल को लिटिल फैटी की ओर थ्रो कर देते हैं। वही लिटिल फैटी ज्यादा न सोचकर उसे पकड़ लेता है। जब उसे एहसास होता है कि उसके हाथों में क्या है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है और मन ही मन कहता है, यह पिल, यह मैं ही क्यों? क्या यहां मैं ही मिला था? वह रोते हुए पिल को मेंग हाओ को दिखाकर कहता है, मेंग हाओ, इस पिल को जो भी लेता है वह मर जाता है। मेंग हाओ, मेरी रक्षा को, वरना मैं भी मर जाऊंगा। लिटिल फैटी के हाथों में उस पिल को देखकर वहां खड़े डिसाइपल उस पिल को उससे छीनने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मेंग हाओ उस पिल को लेकर फैटी को ले जाते हुए उसे धीरे से बताता है, पिल मुझे दो और तुम जाकर मेरी केव में छुप जाओ। मेंग हाओ को पिल लेते देख वहां खड़े डिसाइपल्स कहते हैं, अरे ये तो मेंग हाओ है, उसका क्या? वह तो क्यूआई कंडेंसेशन के 4th लेवल पर है, वह बच नहीं सकता।
मेंगहाओ लिटिल फैटी को वहीं छोड़ देता है और अपनी पूरी स्पीड में भागने लगता है। वहीं फैटी मेंगहाओ की ओर इशारा करके चिल्लाते हुए कहता है, उसने मेरी पिल चुरा ली। वहीं बहुत सारे डिसाइपल्स मेंगहाओ को पकड़ने और पिल को छीनने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और वे सभी कहते हैं, अपनी 4th लेवल की कल्टीवेशन के साथ तुम उस पिल की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए इसे मुझे सौंप दो। ये मेरी है, ये मेरी है। इतने डिसाइपल को मेंगहाओ के पीछे देखकर लिटिल फैटी डर जाता है और वो कहता है, मेंगहाओ तुम ठीक रहना, अपने आप को हर्ट मत कर लेना। यह मानवा अभी अभी ही रिलीज हुआ है। यदि ये मानवा आपको पसंद आए तो आप इसे दबा के लाइक, शेयर और हाइप करिएगा। अभी फिलहाल इसके सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसका वीडियो लाऊंगा। इसका लाइक टारगेट 500 है। अगर ये अच्छा नहीं चला तो कोई दूसरा ट्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कहाँ पर और कैसे इंप्रूव करना चाहिए, जिससे मैं और भी अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो कर सकूं। हाँ, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने फिर से मुलाकात होगी।